अध्याय 760 आसन ग्रहण करना। तुम सच में नहीं लड़ने वाले? भाई रोहित, मैं इसे संभाल सकता हूँ, हम दोनों मिलकर इस आदमी को यहीं ढेर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। केशव अभी भी हाथ आजमाने के लिए उत्सुक था, मानो उसे लंबे समय के बाद कोई लड़ने वाला मिला हो, या शायद वह सिर्फ अपने निशानेबाजी का अभ्यास करना चाहता था। रोहित ने अपना हाथ हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम्हारी उस गोली ने थोड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। बिल्कुल, अचानक गोली चला दी, मेरी तो जान ही निकल गई थी। पीछे छुपी आलिया ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। केशव ने उस पर एक नज़र डाली। आंटी, आप बात मत कीजिए, ये हम युवाओं के बीच का मामला है। आलिया ने गुस्से में तुरंत अपने दांत भींच लिए। ये घृणास्पद केशव हमेशा मेरी उम्र का तमाशा बनाता रहता है। तो क्या हुआ अगर वह मुझसे कुछ साल छोटा है, फिर भी वह इसे लेकर इतना इतराता है। रोहित ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, चलो इस टकराव को अभी के लिए यहीं रोकते हैं। वांग हान नाम के इस आदमी ने आलिया का अपमान किया था और तुमने उसे एक गोली का स्वाद चखा दिया, तो हमारा हिसाब बराबर हो गया। लेकिन सच कहें तो केशव ने कुछ गलत नहीं किया। ऐसे लोगों से निपटते समय आपको अपनी ताकत दिखानी होती है, कमजोरी नहीं। रवैया ही सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, जितना अहंकारी हो उतना अच्छा। आखिरकार वह और मैं एक ही तरह के लोग हैं। अगर संभव हो तो कोई भी हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहता। केशव सहमत हुआ। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो क्या मैं शुभकामना के रूप में पहले गोली चला दूं? रोहित ने कहा, अगर तुमने ये दांव आजमाया तो तुम बहुत बुरी मौत मारे जा सकते हो। मैं इससे बचकर निकल सकता हूं, लेकिन तुम्हें ये बिल्कुल नहीं आजमाना चाहिए। जीवन में थोड़ा शांत रहना ही बेहतर है। वह अपने हलकों में कुख्यात था, वहां उसका नाम घोस्ट आई रोहित था, इसलिए जाहिर है वह बेखौफ रह सकता था। लेकिन अगर कोई और होता तो परिणाम शायद कुछ और ही होता। चलो वापस पार्टी में चलते हैं। बस उस आदमी से दूर रहो और सब ठीक रहेगा। मेरे देखते हुए उसकी कुछ भी गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं होगी, उसने आगे कहा। हालांकि अभी अभी हॉल में गोली की आवाज़ गूंजी थी, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि इससे कोई बहुत बड़ी हलचल हुई हो। इसने केवल कई लोगों की हैरान कर देने वाली कुछ निगाहों को अपनी ओर खींचा। हालांकि आमंत्रित खूबसूरत महिलाओं के चेहरे एक के बाद एक पीले पड़ गए, उनके दिल कांप रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा भयानक दृश्य नहीं देखा था जहां कोई अचानक बंदूक चला देता है। दोहरी बंदूकें चलाने वाला गनस्लिंगर अक्की। ये तो सचमुच सच है। वह महिला जिसने पहले उनका अभिवादन किया था, करीना कपूर, ये देखकर हक्की बक्की रह गई। पहले तो उसने सोचा था कि कोने में बैठे दो युवक मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं, या उसे टालने के लिए जानबूझकर बकवास कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा था कि अक्की नाम का युवक सच कह रहा था। उसके हाथों में सचमुच बंदूकें थीं और वे दो चमचमाती सुनहरी पिस्तौलें थीं, और उसने उनमें से एक से गोली चलाई थी। इसका मतलब था कि वे खिलौने नहीं थे, वे असली हथियार थे। यदि अक्की असली था तो क्या उसके बगल में बैठा वह शशांक भी असली था? जयपुर का भूत पकड़ने वाला? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? क्या सचमुच ऐसे लोग थे जो भूत पकड़ते थे? करीना कपूर को ये सब बहुत काल्पनिक, यहाँ तक कि थोड़ा हास्यास्पद लगा। हालांकि उसने इंटरनेट पर भूतों की कई कहानियां देखी थीं, लेकिन उसने कभी विश्वास नहीं किया कि वे सच थीं। उसी पल, इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाती, पार्टी हॉल से लोगों का एक समूह आगे बढ़ने लगा। वे सभी प्रभावशाली और बेहद अमीर लोग थे। रोहित, अभी वह सब क्या था? कोई गंभीर बात तो नहीं है ना? श्रवण तेजी से आगे बढ़ते हुए उत्सुकता से पूछने लगा। अंकल श्रवण, कुछ नहीं है, बस हमारे सकल के किसी व्यक्ति की तरफ से एक मामूली सा अभिवादन था, कोई आसमान टूटने जैसी समस्या नहीं है, रोहित ने जवाब दिया। श्रवण ने राहत की सांस ली। फिर तो ठीक है। अक्की, बेवकूफ़ी बंद करो। अगर यह एक महफिल है तो महफिल की तरह रहो, उस चीज़ को साथ लाने का क्या मतलब है? क्या किसी बड़ी मुसीबत की तलाश में हो? फिर उसने केशव को डांटा। मुझे बस चुपचाप बैठे रहना चाहिए और अपनी सीख कबाब खाते रहना चाहिए। केशव ने चुपचाप फैसला किया और फिर से नीचे बैठ गया। मिस्टर रोहित, मैंने आपको कुछ महीनों से नहीं देखा है और आप और भी अद्भुत हो गए हैं। पिछली बार उदारता दिखाने के लिए मुझे आपका धन्यवाद करना होगा। इस समय एक बिजनेसमैन ने बहुत विनम्रता से कहा। वह लगभग 50 वर्ष का था, उसके चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ थीं, लेकिन उसका शरीर अभी भी मजबूत और गठीला था, जैसा कि एक 50 साल के व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। वह 30 साल की उम्र के किसी मजबूत व्यक्ति जैसा दिख रहा था। रोहित की आंखें टिमटिमाईं। उसने उस आदमी को पहचान लिया। क्या तुम रमाकांत हो जिसने अपकिंग एंटरटेनमेंट को फंड किया था? मुझे याद हो तुम। नए शरीर का उपयोग करना कैसा लग रहा है? रमाकांत के शरीर को रोहित द्वारा एक घोस्ट शैडो, प्रेत छाया से बदल दिया गया था। यही कारण था कि अब उसकी शारीरिक बनावट इतनी मजबूत थी। रोमांचित होकर रमाकांत ने कहा, आपके आशीर्वाद से मिस्टर रोहित, यह अविश्वसनीय रूप से अच्छा है।
युवा शरीर ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं हो सकती। शुरू में शरीर बदलने के बाद वह कुछ समय के लिए डरा हुआ था, लेकिन इसकी आदत पड़ने के बाद उसने पाया कि इसके अनगिनत फायदे थे। यह अच्छा है, रोहित ने धीरे से सिर हिलाया। यह एक प्रयोग था और अब ऐसा लग रहा था कि इसका असर साफ था। एक जीवित व्यक्ति का सिर दूसरे जीवित व्यक्ति के शरीर पर लगाने से वास्तव में एक व्यक्ति सामान्य रूप से जीवित रह सकता था। यहाँ तक कि शरीर द्वारा अंग को अस्वीकार करने की चिकित्सा समस्या भी मौजूद नहीं थी। यह अलौकिक शक्ति का सबसे भयानक पहलू था। एकमात्र सवाल यह था कि यह प्रभाव कितने समय तक रहेगा। अब तक लगभग आधा साल बिना किसी समस्या के बीत चुका था, लेकिन क्या बाद में समस्याएं पैदा होंगी, यह अज्ञात था। इसी वजह से वह यह भी उम्मीद कर रहा था कि रमाकांत जीवित रहे, क्योंकि इससे यह साबित होगा कि उसका प्रयोग सार्थक था। कैप्टन रोहित, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। मुझे भविष्य में भी आपके सहयोग की उम्मीद है। मौके का फायदा उठाते हुए एक बड़े व्यापारी ने सम्मान और विनम्रता से झुकते हुए अपना कार्ड पेश किया। इस तरह की महफिल में शामिल होने के लिए किसी को बिजनेस पार्टनर माना जाना चाहिए, और मैं निश्चित रूप से अपनी क्षमता के भीतर किसी की भी देखभाल करूंगा। लेकिन एक बार जब आप यहां आ जाते हैं तो आपको मेरे नियमों का पालन करना होगा, रोहित ने शांति से कहा। उसने बिजनेस कार्ड लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। इसके बजाय आलिया ने तुरंत आगे बढ़कर रोहित की ओर से उसे ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल, उस सीईओ ने तुरंत राहत की सांस ली। वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह रोहित की पहचान के बारे में थोड़ा जानता था, क्योंकि उसने उसे कैप्टन रोहित कहकर संबोधित किया था। स्पष्ट रूप से वह अंदर की जानकारी रखने वाला व्यक्ति था, ऐसा कोई नहीं जो पूरी तरह से अंधेरे में हो और कुछ न जानता हो। उस समय रोहित ने फिर से चारों ओर देखा। अंकल श्रवण, क्या इस महफिल के लिए सभी आमंत्रित लोग आ चुके हैं? कुछ लोग अपने वादे से मुकर गए हैं, लेकिन अधिकांश आ चुके हैं। श्रवण ने जवाब देने से पहले अपने पास खड़ी एक महिला सचिव से पूछा। ठीक है, तो फिर सभा शुरू करते हैं। मुझे कुछ बातें कहनी हैं, कृपया पहले आप सब अपना आसन ग्रहण करें। इसके साथ ही रोहित ने अपना वह पुराना लापरवाह अंदाजा छोड़ दिया और जयपुर शहर की हर चीज को नियंत्रित करने वाले एक कद्दावर व्यक्तित्व के रूप में सामने आ गया। उसके हर शब्द से शीतलता और दबदबा झलक रहा था, और वह ऐसे आदेशात्मक लहजे में बात कर रहा था जिसमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरों ने अपने दिलों में एक सिहरन महसूस की जब उसकी नज़र उन पर पड़ी। उनके दिल अनजाने में सिकुड़ गए। ऐसा लग रहा था कि उसकी सिर्फ एक नज़र यहाँ मौजूद हर किसी के जीवन को नियंत्रित कर सकती है, जो निष्पक्ष लेकिन भयानक थी। फिर भी यह एहसास कई लोगों के लिए समझ में आने वाला था। क्या ये वही अफवाहों वाला घोस्ट आए रोहित है? कई लोगों ने अपनी पीठ पर ठंडा पसीना महसूस किया। रोहित ने एक इशारा किया। भीड़ अपने आप पीछे हट गई। चाहे वे सीईओ हों, अमीर उद्योगपति हों या ग्लैमरस सितारे हों, किसी की भी उसके रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत नहीं हुई। वह हॉल के केंद्र की ओर बढ़ा। सबका ध्यान उसकी ओर इस तरह था जैसे तारों के बीच चंद्रमा हो। कोई भी समझदार व्यक्ति बता सकता था कि वह इस सभा का मुख्य चेहरा था, कोई और नहीं। आलिया ने अपने होंठ भींचे। एक अजीब सा दबाव महसूस करते हुए उसने धीरे से अपनी पोशाक उठाई और रोहित के पीछे चल पड़ी, यहाँ तक कि हमेशा की तरह उसका हाथ थामने की हिम्मत भी नहीं कर सकी। अभी अभी इकट्ठा हुए सीईओ और कुछ अन्य अतिथि चुपचाप पीछे पीछे चल दिए। उनके मुंह बंद थे और किसी की आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यह करीना कपूर, जो अभी भी खुद पर शक कर रही थी, इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से दंग रह गई। क्या यह आदमी, जो खुद को शशांक कह रहा था, वास्तव में इतना प्रभाव रख सकता था कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का समूह उसके लिए रास्ता छोड़ दे और उसके आगे झुक जाए? लेकिन ऐसा आदमी अभी कुछ देर पहले एक कोने में बैठकर सीख कबाब क्यों खा रहा था? जब रोहित वहां से गुजरा तो उसने उसकी तरफ ध्यान से देखा। करीना कपूर मदद नहीं कर सकी और कई कदम पीछे हट गई। वह नज़र अवर्णनीय थी, फिर भी इसने दिल को एक अनजाने डर से भर दिया। अरे, तुम गलत थी, है ना? अक्की जयपुर शहर के सबसे अमीर आदमी श्रवण का इकलौता बेटा है। मैंने उसके बारे में इंटरनेट पर देखा है। उसका नाम केशव है। उसे लाइव स्ट्रीम करना पसंद है। उसे जमींदार का मूर्ख बेटा कहा जाता है। वह काफ़ी प्रसिद्ध है। मुझे दूसरे वाले के बारे में कुछ नहीं मिला, लेकिन देखने से लगता है कि वह यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और तुमने वास्तव में इन दोनों लोगों को बेवकूफ़ कहा। सभा में आमंत्रित एक अन्य खूबसूरत महिला ने दबी हुई हंसी के साथ फुसफुसाते हुए कहा। इसे जोर से मत कहो। करीना कपूर ने डरकर तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। अगर यह बात बाद में मुसीबत बन गई तो वह नहीं जानती थी कि वह कितनी बुरी मौत मर सकती है। क्या सभा शुरू हो गई है? उसी पल अमीर व्यापारियों के एक दूसरे समूह से बात कर रही एक खूबसूरत महिला ने अपनी नज़र थोड़ी घुमाई, फिर मुस्कराते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे एक पल के लिए जाना होगा। मानसी भीड़ को छोड़कर रोहित की तरफ चल दी।
उसने एक लंबा काला गाउन पहना हुआ था, गहरा मेकअप किया हुआ था और वह अन्य सुंदरियों से बहुत अलग नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट असाधारण रूप से आकर्षक थी। हाई हील्स पहनकर चलते हुए उसकी पतली कमर धीरे से डोल रही थी। परिपक्व और स्त्री जनित आकर्षण से भरपूर वह ऐसी महिला थी जिसे देखने से कोई भी सामान्य पुरुष खुद को रोक नहीं सकता था। वह रोहित की सेक्रेटरी थी। यह विशेष भूमिका, जिसे सभी जानते थे, कुछ ऐसी थी जिस पर कई लोग अपनी नज़रें टिकाने की हिम्मत नहीं करते थे। यही वजह थी कि अभी मानसी के आसपास केवल महिलाएं थीं, एक भी पुरुष नहीं था। आखिरकार रोहित अविवाहित था। बॉस, मानसी ने पास आकर अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ धीरे से पुकारा। रोहित ने स्वीकृति में सिर हिलाया। बिना एक शब्द बोले मानसी ने आलिया की तरह रोहित के पीछे अपनी जगह ले ली। सभा हॉल के शीर्ष पर विशेष रूप से इस बैठक के लिए एक अस्थायी मंच तैयार किया गया था। मंच पर 2 सोफे थे जो बाईं और दाईं ओर रखे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार दाईं ओर का स्थान अधिक प्रतिष्ठित होता है, इसलिए दायां सोफा रोहित के लिए तैयार किया गया था। मानसी को चिंता थी कि रोहित को इस तरह के शिष्टाचार के बारे में पूरी जानकारी न हो, इसलिए उसने सूक्ष्मता से उसकी ओर इशारा किया। रोहित आगे बढ़ा और शांत चेहरे के साथ सोफे पर बैठ गया। मानसी थोड़ा मुस्कुराए, अपनी पोशाक ठीक की और सहजता से उसके बगल में बैठ गई। उसे कुछ कहने या करने की जरूरत नहीं थी, रोहित के करीब होना ही काफी था, क्योंकि यह कदम ही हर किसी को उसकी पहचान और उसकी स्थिति बताने के लिए पर्याप्त था। वह भी एक महिला थी और ईर्ष्या महसूस कर सकती थी। वह आलिया से हारने की उम्मीद नहीं कर रही थी, खासकर तब जब वह रोहित से दूर भी नहीं रह सकती थी। आलिया घबराते हुए उनके बगल में बैठ गई। रोहित ने इन दोनों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उपस्थित लोगों पर अपनी नज़र दौड़ाई। कृपया आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। ये सभा एक निजी मामला है, हम कुछ व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा करेंगे, इसलिए इतने तनाव में न रहें। श्रवण और राजीव ने उसके सामने वाले सोफे पर अपना स्थान ले लिया। वे कुछ गंभीर लग रहे थे क्योंकि आज की यह सभा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अध्याय 761 पृष्ठभूमि। सभी मेहमानों ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। वे सभी या तो बेहद अमीर थे या फिर ऊंचे रसूख वाले। इस छोटे से हॉल में न जाने कितने बड़े खिलाड़ी छिपे हुए थे, जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। कुछ को श्रवण और रमाकांत ने अपने संपर्कों के माध्यम से आमंत्रित किया था, जबकि कुछ लोग बिना किसी आमंत्रण के केवल रोहित के लिए यहाँ आए थे। ये लोग दिखने में बिल्कुल साधारण और अपरिचित थे, लेकिन उनके भीतर की ऊर्जा उम्मीदों से कहीं बढ़कर थी। आगे की सभी सीटें भर चुकी थीं। वे मशहूर हस्तियां जिनके पीछे लोग भागते हैं और वे महिलाएं जिन्हें अधिकांश लोग देवियों की तरह मानते हैं, वे सब चुपचाप पीछे की कतारों में बैठी थीं। जैसे ही रोहित मंच पर आया और अपनी सीट संभाली, पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। आज इस निजी महफिल में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। पहले समय की कुछ दिक्कतों के कारण मुझे आप सभी का कीमती समय कुछ दिनों के लिए टालना पड़ा। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं और खेद व्यक्त करता हूं। इस पर श्रवण ने खड़े होकर शुरुआती भाषण दिया। ये सभा पूरी तरह से कोई व्यावसायिक बैठक नहीं है। आप सभी निश्चित रूप से मेरे कारण यहाँ नहीं आए हैं, इसलिए मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। आखिरकार मैं अंदर की बातें नहीं जानता और मुझे इस दायरे के मामलों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। शायद प्रेसिडेंट रोहित आप सभी के दिलों के संदेहों को दूर कर सकें। श्रवण का भाषण संक्षिप्त था। उन्होंने ज़्यादा कुछ न कहते हुए बात तुरंत रोहित की ओर मोड़ दी। अगर यह उनकी अपनी कंपनी की कोई बैठक होती तो वह 1 घंटे से ज़्यादा लंबा भाषण देते, लेकिन यहाँ वह मुख्य मेजबान के प्रभाव को कम नहीं करना चाहते थे। इस समय सभी की आंखें रोहित पर टिकी थीं। उसका चेहरा शांत और अडिग था, उसमें घबराहट का नामोनिशान नहीं था। वहीं उसके बगल में बैठी मानसी और आलिया एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थीं। ये सभी शीर्ष स्तर के व्यापारिक दिग्गज थे, जिनसे अतीत में मुलाकात का समय मांगना भी मुश्किल था, लेकिन आज ये लोग सिर्फ रोहित के नाम के कारण यहाँ इकट्ठा हुए थे। सच कहूँ तो ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। यह महफिल किसी प्रोजेक्ट पर सहयोग या किसी व्यावसायिक आदान प्रदान के लिए नहीं है, बस आपको कुछ कड़वे सच बताने के लिए है कि दुनिया बदल चुकी है। रोहित ने भीड़ पर नज़र डालते हुए उदासीनता से कहा, आप सभी ने अपने अपने माध्यमों से अलौकिक सुपरनेचुरल घटनाओं के बारे में ज़रूर सुना होगा। नहीं, आपको विशेष रूप से जांच करने की भी ज़रूरत नहीं है। शायद आप में से कुछ लोग अभी भी इसे लेकर संदेहास्पद और अनिश्चित रवैया रखते होंगे, लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि ये चीज़ें लंबे समय से अस्तित्व में हैं। कम से कम 1 दशक से भी पुराना इतिहास है इनका, बस पहले इन्हें अच्छी तरह नियंत्रित किया गया था। हालांकि पिछले 6 महीनों में ऐसी घटनाएं लगभग नियंत्रण से बाहर हो चुकी हैं। लेकिन इससे पहले कि रोहित अपनी बात पूरी कर पाता, उस सन्नाटे के बीच एक हंसी गूंज उठी। सूट पहने हुए एक 40-45 साल के बिजनेसमैन ने हाथ हिलाते हुए हंसकर कहा,
माफ़ करना, मेरा इरादा बैठक में बाधा डालना नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रेसिडेंट श्रवण की महफिल में इतने बेतुके विषय पर इतनी गंभीरता से चर्चा होगी। मेरे जैसा एक अरबपति इंसान यहाँ सचमुच भूतों की कहानियाँ सुनने आया है। कई लोगों ने उसकी ओर देखा, कुछ ने भौहें सिकुड़ी तो कुछ के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। पैसा होने का मतलब यह नहीं होता कि आप समझदार भी हैं। अंधेरे में रहने वाले मूर्खों की कमी नहीं है। हम किस युग में जी रहे हैं, अभी भी ये सब हथकंडे चल रहे हैं। अगर आपको निवेश चाहिए तो सीधे सीधे कहिए, अगर प्रोजेक्ट सही होगा तो मैं निवेश करने के लिए तैयार हूँ। उस बिजनेसमैन ने अपनी बात जारी रखी, ये सब नाटक मत कीजिए। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी सिर्फ पैसा कमाने में है। रोहित ने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा शांत था। जहाज के आइसबर्ग से टकराने से पहले कप्तान को सबसे पहले पता चलता है, यात्रियों को नहीं। ये वास्तव में एक मजाकिया मामला है। पहले तो मैं खुद भी इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा सफाई नहीं दूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ तो आप अभी जा सकते हैं, लेकिन मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश मत करना और इस बैठक में बाधा डालने की हिम्मत मत करना, अन्यथा मैं खुद को तुम्हें यहीं ढेर करने से रोक नहीं पाऊंगा। रोहित की उदासीन और ठंडी नज़र के सामने उस बिजनेसमैन की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। रोहित की बातें सुनकर वह चिढ़ गया, क्या मैं बात भी नहीं कर सकता? ये किस तरह की महफिल है? कोई अपहरण का मामला है क्या? मानो या न मानो, मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। कुछ और नहीं तो बस अभी जो गोली चली थी उसके आधार पर तुम बच नहीं पाओगे। पुलिस को फ़ोन करना है तो फिर इंतज़ार किस बात का? अभी करो, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। रोहित ने इशारा किया। वह बिजनेसमैन हैरान रह गया और हिचकिचाने लगा। उसके बगल में बैठे किसी व्यक्ति ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसे इशारा किया कि वह मुसीबत खड़ी न करे और चुप रहे। लेकिन साफ था कि उस बिजनेसमैन को कोई परवाह नहीं थी। वह खड़ा हुआ और तुरंत फ़ोन लगाने लगा। मुझे सचमुच विश्वास नहीं है कि तुम जयपुर शहर में कानून से ऊपर हो सकते हो। यह मूर्ख सुधरने वाला नहीं है, किसी ने चुपचाप मन में गाली दी। बिना किसी जांच पड़ताल के महफिल में आ गया। ये भी नहीं पता कि रोहित का रुतबा क्या है। यह शायद बिना दिमाग वाला कोई अमीर मूर्ख है। दूसरों ने अपने मन में सोचा। उन्हें लग रहा था कि इस आदमी का अंत बुरा होने वाला है। बाहरी लोग रोहित से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत कर रहे हैं। जाहिर है वे डर शब्द का मतलब नहीं जानते। वह व्यक्ति जयपुर शहर के पास के एक जिले का सबसे अमीर आदमी लग रहा है, जो रियल एस्टेट और माइनिंग खनन उद्योग में है। रमाकांत ने उस आदमी की ओर देखते हुए अपनी यादों को टटोला। श्रवण इस समय काफ़ी असहज महसूस कर रहे थे। वह भी इस व्यक्ति को जानते थे, जिसका नाम लालू यादव था और जिसके साथ उनका पहले कुछ व्यावसायिक सहयोग रहा था। इस बार का आमंत्रण जितने ज़्यादा लोग उतना अच्छा के विचार से भेजा गया था, इसलिए कोई सख्त छंटनी नहीं की गई थी, क्योंकि मानदंडों को पूरा करने वाले अमीर व्यापारी वैसे भी ज़्यादा नहीं थे। एक और मिल जाए तो अच्छा ही था। लालू यादव नाम के उस बिजनेसमैन ने तुरंत फ़ोन लगाया और स्थिति समझाई। हमें खेद है, लेकिन यह मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसके अलावा हम आपको सलाह देते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में अपनी सभी पूछताछ बंद कर दें, अन्यथा हम आपके खिलाफ ही जांच शुरू कर देंगे। फ़ोन पर दूसरी तरफ से एक ऐसा जवाब आया जिसने उसे बेचैन कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? लालू यादव चौंक गया। उसे रोहित के बारे में पूछताछ करने से तो रोका ही गया, बल्कि अब उसके खिलाफ ही जांच होने वाली थी। इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाता, फ़ोन से दूसरी आवाज़ आए, अभी अभी आपके संदिग्ध व्यवहार के कारण कृपया पूछताछ के लिए 3 दिनों के भीतर हमारे द्वारा बताए गए स्थान पर उपस्थित हों। यदि आप सहयोग नहीं करते हैं तो हम आपको एक संदिग्ध अपराधी घोषित कर देंगे। उस समय न केवल आपकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, बल्कि आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लालू यादव नाम के उस सीईओ को तुरंत ठंडा पसीना आ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये किस तरह का मजाक है? सिर्फ एक फ़ोन कॉल, रोहित नाम के इस आदमी के बारे में एक शिकायत, और वे मेरी ही जांच करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं सहयोग नहीं करता तो मुझे तुरंत अपराधी मानकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या स्थिति सचमुच इतनी गंभीर है? लालू यादव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह स्थिति की गंभीरता को धीरे धीरे समझ रहा था। लेकिन वह अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि कैप्टन लेवल के किसी व्यक्ति का पद कितना ऊंचा हो सकता है, भले ही रोहित का नाम मुख्यालय के रजिस्टर में महज एक नाम ही क्यों न हो। जब तक उसने मुख्यालय से पूरी तरह संबंध नहीं तोड़े थे, तब तक उसे बहुत उच्च स्तर की सुरक्षा और सुविधाएं मिलती रहेंगी, विशेष रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। लालू यादव द्वारा रोहित की शिकायत करने का मतलब था कि वह कैप्टन लेवल के व्यक्ति के खिलाफ कदम उठा रहा था। ऐसे में प्रशासन चिराग जैसे अधिकारी इसे कैसे नज़रअंदाज कर सकते थे?
अगर वे वास्तव में रोहित से निपटना चाहते तो लालू यादव जैसे किसी बाहरी व्यक्ति को कमान नहीं मिलती, उन्हें मुख्यालय के आदेशों का इंतजार करना पड़ता। ऊपर के इंतजामों के बिना कोई रोहित को छू भी नहीं सकता था। कम से कम सामाजिक पृष्ठभूमि के मामले में तो ऐसा ही था। हाँ, तो तुम्हारा फोन पूरा हो गया। उन्होंने क्या कहा? रोहित ने अभी भी शांति से उसकी ओर देखा। ये स्थिति। लालू यादव हकलाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मोड़ पर क्या कहे। उसे इस हाल में देखकर रोहित समझ गया कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसके पास ऐसे मामूली चरित्र पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, माफ़ी मांगो और फिर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जाते समय दरवाज़ा बंद करना मत भूलना। मुझे खेद है, बेहद खेद है। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर रोहित छोटी सी गलती के लिए मन में कोई कड़वाहट नहीं रखेंगे और अभी की घटना को दिल पर नहीं लेंगे। लालू यादव ने तुरंत झुककर बार बार माफ़ी मांगी और फिर किसी डरे हुए पक्षी की तरह ठंडा पसीना पोंछते हुए वहां से तेजी से भाग निकला। उसने एक रसूखदार इंसान से दुश्मनी मोल ले ली थी और अब वहां एक पल भी रुकने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अविश्वसनीय। पीछे बैठी खूबसूरत महिलाएं इस तमाशे को देखकर फटी आंखों से रह गईं। उन्हें ये सब पूरी तरह से अकल्पनीय लग रहा था। एक अरबपति बिजनेसमैन महज एक फ़ोन कॉल से इतना डरकर भाग गया। जब वह अभी जा रहा था तो उसके हाथ कांप रहे थे। आखिर यह रोहित है कौन? ये सवाल उन सभी के मन में तैरने लगा। यहाँ तक कि अंधेरे में रखे गए अन्य लोग भी अंदाज़ा लगा रहे थे, लेकिन उनमें संयम था। वे बिना वजह कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते थे, कम से कम तब तक जब तक कि चीज़ें साफ न हो जाएं। लालू यादव को जाते देख श्रवण ने थोड़ी राहत की सांस ली। कम से कम वह आदमी जिंदा तो बच गया और स्थिति आगे नहीं बढ़ी। उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि रोहित इस महफिल में किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाता। चलिए अपने पिछले विषय पर वापस आते हैं, लेकिन मेरे पास धैर्य की कमी है। अगर कोई और ऐसा व्यवहार करता है तो कृपया मेरा समय बर्बाद किए बिना खुद ही यहाँ से चले जाएं, रोहित ने अपनी नज़रें हटाते हुए ठंडे लहजे में कहा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि लोग अपनी खांसी भी रोकने लगे। जो लोग उसे नहीं जानते थे वे अब समझ गए थे कि इस आदमी का कद और पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है, बेहद विशाल। चाहे कुछ भी हो, वह ऐसा इंसान नहीं था जिससे वे दुश्मनी मोल ले सकें। भले ही उन्हें उसकी बातों में दिलचस्पी न हो, लेकिन वे उसे नाराज करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकते थे। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जैसा कि मैं पहले कह रहा था, उन अलौकिक घटनाओं के बारे में। चलिए उसी विषय को जारी रखते हैं। यह मामला अब कोई रहस्य नहीं रह गया है, बस कुछ लोग अभी भी अंधेरे में हैं या शायद विश्वास नहीं करना चाहते, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इसकी कोई सीधी रिपोर्टिंग नहीं हुई है। लेकिन कुछ चीज़ें एक बार सामने आ जाने के बाद प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय छोड़ती हैं, कम से कम कदम उठाने के मामले में। इसलिए हमें कुछ चीज़ें पहले से तैयार करने की आवश्यकता है। मैं अब जयपुर शहर का प्रभारी हूं और मुझे इस शहर की सुरक्षा के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। आखिरकार मैं भी यहीं रहता हूं और एक अच्छे भले शहर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैंने एक कंपनी स्थापित की है जो शानगतोंग टॉवर में स्थित है। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इसके बाद श्रवण, प्रेसिडेंट श्रवण या मेरी कंपनी के मैनेजर राजीव से पूछताछ कर सकते हैं। वे आपके सवालों के जवाब देंगे। रोहित ने आगे कहा, बेशक मामला चाहे जो भी हो, वह पैसे के बिना संभव नहीं है। यदि आप इसमें भाग लेने के इच्छुक हैं तो आप मेरी कंपनी के प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकते हैं। हालांकि अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए मैंने एक सीमा तय की है जो 10 अरब से शुरू होती है। 10 अरब, ये सुनकर कई लोग तुरंत सन रह गए। क्या ये कोई मजाक है? हालांकि वे सभी अमीर व्यापारी थे, लेकिन 10 अरब की नकदी निकालना बेहद मुश्किल काम था। जब तक वे अपनी अधिकांश कंपनियों या शेयरों को बेचकर नकदी न जुटा लें, तब तक ये संभव नहीं था। यह अब महज एक निवेश नहीं रह गया था, यह एक जुआ था, अपनी पूरी संपत्ति को दांव पर लगाने जैसा दांव। अध्याय 762, आफत टालने के लिए पैसा बहाना। 10 अरब रुपये के निवेश की शुरुआती शर्त ने हॉल की शांति को पल भर में चकनाचूर कर दिया। न केवल कई बिजनेसमैन सन रह गए, बल्कि महफिल में शामिल सुंदरियों को भी इतना बड़ा झटका लगा कि उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। उन्हें सोफे पर बैठे इस कम उम्र के दिखने वाले रोहित से इतने बड़े आंकड़े की उम्मीद नहीं थी, मानो वह कोई गाना गा रहा हो और यूं ही बातों बातों में 10 अरब का जिक्र कर दिया हो। झटके के कुछ क्षणों के बाद कई लोग अपनी बाहें सिकोड़कर सोच विचार करने लगे। काफ़ी लोग इस महफिल में सिर्फ चलो आजमा कर देखते हैं वाले रवैये के साथ आए थे, और अगर बात 20 या 30 करोड़ की होती तो वे थोड़ा बहुत निवेश करने के बारे में सोच भी लेते, इसे महज एक मनोरंजन समझकर जिसमें खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन 10 अरब कोई ऐसी रकम नहीं थी जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके।
इस आकार का वास्तविक निवेश किसी की कुल संपत्ति को प्रभावित कर सकता था, और कुछ कंपनियों के लिए तो यह उनके कामकाज में रुकावट पैदा कर सकता था, जिससे वे दिवालिया होने या बंद होने की कगार पर पहुंच सकती थीं। क्या ये लड़का पागल हो गया है, या इसे सचमुच लगता है कि 10 अरब सिर्फ जेब खर्च है? किसी ने सोचा कि रोहित अभी बहुत छोटा है, जैसे कोई बच्चा इस संख्या के वजन को न समझता हो। दूसरों को रोहित की बात थोड़ी हास्यास्पद लगी। कुछ डरावने शब्द और कुछ अनदेखे प्रोजेक्ट्स के दम पर कोई अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दे। इस युवक को शायद लगता है कि समाज बहुत सीधा साधा है। ऐसा लगता है कि आप सभी को 10 अरब बहुत बड़ी रकम लग रही है। रोहित ने कई लोगों की नज़रों और रवैये में आए बदलावों को भांप लिया, और बिना नाराज हुए उसने उदासीनता से कहा, लेकिन क्या आप जानते हैं, मौजूदा बाजार के हिसाब से आपके ये 10 अरब एक सेफ हाउस सुरक्षित घर भी तैयार नहीं कर सकते। अगर मुझे सही याद है तो सोने गोल्ड के व्यापार पर नियंत्रण शुरू हो चुका है, और हर देश में ऐसा ही हो रहा है। वह पिछले कुछ दिनों से खाली नहीं बैठा था और उसने बाजार के कुछ रुझानों को समझ लिया था। शुरुआत में वह आलिया को आसानी से सोना खरीदने का निर्देश दे सकता था, लेकिन अगर वह उसे अब भेजे तो वह खाली हाथ लौटेगी, क्योंकि सोना खरीदना अब मुमकिन नहीं था जब तक कि कोई निजी हाथों से बहुत ऊंची कीमत पर खरीदने को तैयार न हो। फिर भी निजी तौर पर किसी के पास कितना ही सोना होगा। इसलिए रोहित पूरे यकीन के साथ कह सकता था कि अब 10 अरब से एक भी सेफ हाउस नहीं बनाया जा सकता था। पैसे की कीमत तेजी से घट रही थी और उसकी क्रय शक्ति परचेजिंग पावर 1 साल पहले के स्तर के आसपास भी नहीं थी। यह एक चिंताजनक संकेत था। आखिरकार पर्दे के पीछे छिपे कुछ शीर्ष पूंजीपति घोस्ट डोमेन प्रेत क्षेत्र के मामलों के बारे में पहले से जानते थे, और उन्होंने स्वाभाविक रूप से शुरुआती योजनाएं बना ली थीं, जबकि ये स्थानीय दिग्गज अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए थे या अभी भी अनिश्चितता के किनारे खड़े हिचकिचा रहे थे। प्रेसिडेंट रोहित, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस निवेश का सोने से क्या संबंध है, और यह सेफ हाउस क्या होता है? किसी ने साहस करके पूछा। सोने से बना एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना जो अलौकिक घटनाओं के हमलों को झेलने में सक्षम हो। यह अपनी खुद की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, रोहित ने समझाया। इसके बिना आपका जीवन आपके हाथों में नहीं है, और किसी भी समय वे भयानक चीजें आपकी जान ले सकती हैं। आम लोगों के लिए जो सुरक्षित बचे रहना चाहते हैं, ये सबसे अच्छा विकल्प है। उसने साफ और ईमानदारी से बात की। अगर किसी के पास सेफ हाउस हो और जब तक उसके पास पर्याप्त भोजन और पानी हो, वह बहुत अच्छी तरह जी सकता था। यहाँ तक कि पिछली हंग्री घोस्ट भूखे प्रेत की घटना के दौरान भी सुरक्षित बचना संभव हो सकता था। उस समय रोहित के पास मौजूद सेफ हाउस पूरी तरह तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कई महत्वपूर्ण लोगों की जान बचाई थी। सेफ हाउस प्रोजेक्ट हमारे निवेशों में से एक है, राजीव ने इस समय स्पष्ट किया। ये जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारे निवेशों में कृषि, एग्रीकल्चर, स्टोरेज, सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल और ऊर्जा एनर्जी भी शामिल हैं। यदि यह प्रोजेक्ट सुचारू रूप से आगे बढ़ता है तो यह शहर पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकता है, और हमारे पास प्रचुर मात्रा में अतिरिक्त क्षमता होगी। यदि आप और अधिक समझना चाहते हैं तो अपने हाथों में मौजूद दस्तावेजों को देखें। मैं किसी से कहकर ये आप सभी में बंटवा देता हूँ। बोलने के बाद राजीव ने एक सहायक को इशारा किया, और तुरंत सहायक और कुछ कर्मचारियों ने तैयार की गई सामग्री वितरित कर दी। कई लोगों ने सामग्री ली और उसे गंभीरता से पढ़ने लगे। ये प्रोजेक्ट्स अपने आप में बहुत अनोखे नहीं थे, मुख्य रूप से कृषि में निवेश पर केंद्रित थे, जैसे ब्रीडिंग फार्म, अनाज के गोदाम। लेकिन जब इन्हें सेफ हाउस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया तो यह व्यावहारिक रूप से एक प्रलय से बचने की योजना, अपोकैलिप्टिक सर्वाइवल प्लान जैसा लग रहा था। बस जयपुर शहर के चारों ओर एक दीवार बनाना ही बाकी रह गया था। प्रोजेक्ट्स तो ठीक लगते हैं, लेकिन पूंजी की आवश्यकता काफ़ी अधिक है। यह अनुमान किसने लगाया है? मेरे अपने प्रोडक्शन बेस हैं। उदाहरण के लिए सुअर फार्म को ही ले लीजिए। इसे स्थापित करने के लिए 3 करोड़ से अधिक की रकम काफ़ी होगी, फिर भी यहाँ ये 3 अरब लिखी है। हम निवेश करना चाहते हैं, लेकिन हम मूर्ख नहीं बनना चाहते, एक बिजनेसमैन ने भौहें सिकोड़ते हुए सवाल किया। अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट लेकर निवेश के लिए उसके पास आता तो वह तुरंत उसे डांटकर भगा देता। राजीव ने तुरंत समझाया, निर्माण की गति और स्थान का चुनाव दोनों में भारी लागत आती है। आपके 3 करोड़ केवल कुछ दूरदराज के बाहरी इलाकों में निर्माण के लिए पर्याप्त होंगे, और वह भी केवल एक स्थान के लिए। मेरे प्रोजेक्ट की योजना पर एक नज़र डालिए, कम से कम 5 स्थान जो समान रूप से वितरित हैं और शहर से ज़्यादा दूर नहीं हैं। इस सब का विवरण करने पर इसमें भारी लागत आएगी। उस बिजनेसमैन ने फिर से अपना सिर हिलाया। इससे केवल ऊपरी खर्च बढ़ेगा, मुनाफा नहीं। क्या होगा अगर कोई एक जगह बर्बाद हो जाए? क्या उससे पूरी सप्लाई चेन नहीं टूट जाएगी? राजीव ने सवाल किया। भला एक अच्छी खासी जगह अचानक क्यों बर्बाद होने लगी? वह बिजनेसमैन हैरान रह गया।
एक तरफ झुके हुए रमाकांत ने समझाया, यह अलौकिक घटनाओं से बचाव के लिए है। अगर फार्म में एक भी भूत आ जाता है तो वह जगह बर्बाद हो जाती है और उसे छोड़ना पड़ता है, जिससे सारा निवेश बेकार चला जाता है। यही कारण है कि राजीव ने निवेश और बजट बढ़ाया है और जोखिम को कम करने के लिए इसे टुकड़ों में बांट दिया है। अच्छा, तो ये बात है। वह बिजनेसमैन समझदार था और तुरंत समझ गया। उसने तेजी से अन्य प्रोजेक्ट्स के पन्ने पलटे। वास्तव में वे सभी अलग अलग फैले हुए थे, जिनके परिवहन मार्ग बहुत समझदारी से चुने गए थे और सभी जगहें बेहतरीन थीं। निर्माण के लिए केवल जमीन हासिल करना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। स्वाभाविक रूप से लागत भी बहुत बड़ी थी। 10 अरब शुरुआती निवेश है, सही ना? मेरे नाम पर अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। मैंने हाल ही में अपनी कंपनी के शेयर बेचे हैं और कुछ संपत्तियों को नकदी में बदला है, इसलिए मैं केवल 20 अरब का निवेश कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि प्रेसिडेंट रोहित बुरा नहीं मानेंगे, रमाकांत ने इस समय अपना हाथ उठाते हुए कहा। वह अब खुद कोई प्रेसिडेंट नहीं था। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसके पास जयपुर शहर में आराम से रिटायर होने लायक पैसा बचा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर जान ही जाने वाली हो तो पैसे का क्या फायदा? उसकी इस घोषणा ने कई लोगों को हैरत में डाल दिया। वह सचमुच निवेश करने की हिम्मत दिखा रहा था। रमाकांत, क्या तुम पागल हो गए हो? कोई आश्चर्य नहीं कि मैं सुन रहा था कि तुम पागलों की तरह संपत्ति बेच रहे हो और नकदी जुटा रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। मुझे लगा कि तुम रिटायर होने की योजना बना रहे हो। पता चला कि तुम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। पागलपन है, सचमुच पागलपन है। मैंने निवेश के बारे में सुना है, लेकिन निवेश के लिए कंपनी ही बेच देना, ऐसा करने के लिए कोई कितना बड़ा मूर्ख हो सकता है? लेकिन इस पागलपन के बाद छाए सन्नाटे ने कई लोगों को यह एहसास कराया कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या रमाकांत सचमुच पागल हो गया है? एक ऐसा कार्यकारी जो अपने चरम पर 10 अरब से अधिक का मालिक था, वह भला पागल कैसे हो सकता है? एकमात्र संभावना यही थी कि उसने भविष्य के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देखी थी जिसके दम पर उसने ये दांव खेलने की हिम्मत की। इस प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहिए या नहीं? दूसरी तरफ श्रवण को जानने वाले प्रेसिडेंट खुर्शीद ने उस समय चुपके से पूछा। वांग हान ने बिना किसी हाव भाव के ठंडे स्वर में कहा, तुम बिना बुलाए उसके इलाके में आए हो, उसकी महफिल में शामिल हुए हो और उसके प्रोजेक्ट में निवेश भी नहीं करना चाहते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जयपुर शहर से जिंदा बाहर जा पाओगे? क्या ये सचमुच इतना बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है? क्या वह आदमी अभी आराम से भाग नहीं गया? प्रेसिडेंट खुर्शीद कांप उठे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह भले ही भाग गया हो, लेकिन इसके बाद जो मुसीबतों का सिलसिला उसका पीछा करेगा वह उसे झेलने के लिए काफी होगा। इसके अलावा वह तो बस एक मामूली सा छोटा चरित्र है। दूसरी ओर तुम यहाँ मुसीबत खड़ी करने आए हो, वांग हान ने कहा। तुम्हें क्या लगता है कि घोस्ट आई रोहित कोई बहुत अच्छे स्वभाव का सीधा साधा इंसान है? जब वह शुरू होता है तो वह मुझसे भी ज्यादा बेरहम हो सकता है। वह तुम्हारे दोस्तों के दायरे में क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अकेले ही उन सबको बाहर खदेड़ दिया था। वह बिग जे सिटी की बात है, मुख्यालय की नाक के ठीक नीचे। खैर छोड़ो, मैं बताऊंगा तब भी तुम नहीं समझोगे। उसे 2 अरब दे दो, इसे एक नया दोस्त बनाना और आज की गलतफहमी को दूर करना समझो। मेरे पास अभी इतनी नकदी उपलब्ध नहीं है, प्रेसिडेंट खुर्शीद ने झेपते हुए कहा। अगर कम पड़ रहा है तो मैं बाकी का दे दूंगा, वांग हान ने बीच में कहा। वह एक घोस्ट कंट्रोलर, प्रेत नियंत्रक था और पहले भी पैसा कमाने की योजनाओं में शामिल रहा था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बस तरीका थोड़ा खूनी था और कुछ नहीं। प्रेसिडेंट खुर्शीद ने तब सिर हिलाया और अपना हाथ उठाते हुए कहा, प्रेसिडेंट श्रवण, यह मत कहना कि मैं आपका ध्यान नहीं रखता। मैं आपके इस काम में 2 अरब का निवेश करूंगा। पुरानी गलतफहमियों और अनबन को बीती बात मानकर भूल जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमें भविष्य में भी साथ काम करने के अवसर मिलेंगे। श्रवण ने आश्चर्य से प्रेसिडेंट खुर्शीद की ओर देखा। यह आदमी बिना बुलाए आया था, निवेश करने का उसका कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह मुसीबत खड़ी करने आया था। अप्रत्याशित रूप से वह तुरंत मान गया और सहमत हो गया। रोहित की नज़रें घूमी, उसने उस दिशा में देखा। उसने वांग हान पर ध्यान दिया। वांग हान ने थोड़ा सिर हिलाया, मानो वह दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हो। अपना रवैया बदल लिया, क्यों? लगता है तुमने अच्छे से सोच विचार कर लिया है। रोहित ने उस आदमी के इरादे को समझ लिया। आफत टालने के लिए पैसा देना। आज खुद को एक सफाई दिए बिना वे शायद जयपुर शहर से बाहर जाने में सहज महसूस नहीं करते। आखिरकार यहाँ मैं उनके खिलाफ कदम उठाने में थोड़ा हिचकिचाता, लेकिन एक बार जब वे दरवाजे से बाहर कदम रख देते और अगर मैं इस आदमी को रोकने का फैसला करता तो वह निश्चित रूप से जिंदा बाहर नहीं जा पाता। शुरुआत से ही ऐसा होना चाहिए था। फालतू का दिखावा क्यों करना? रोहित ने ठंडे दिमाग से सोचा, लेकिन वह उसे दोष नहीं दे सकता था। भला किस घोस्ट कंट्रोलर को उकसाना आसान होता है?
जब तक वे आमने सामने नहीं टकराते, वे सभी खुद को इतना शक्तिशाली समझते हैं कि भयंकर भूतों का मुकाबला कर सकें, विशेष रूप से वे जिनके पास एक घोस्ट डोमेन हो। वे अविश्वसनीय रूप से अहंकारी हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब लड़ाई शुरू होती है तो अंतर साफ दिखने लगता है। ये वांग हान पहले ही महसूस कर चुका था कि वह रोहित का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए वह नर्म पड़ रहा था। लेकिन वह बहुत कमज़ोर भी नहीं दिखना चाहता था, इस डर से कि कहीं उसे निगल न लिया जाए। इसलिए उसने पुरानी गलतफहमी को दूर करने के लिए अधिक समझदारी भरा तरीका अपनाया। अंकल श्रवण, अंकल राजीव, कृपया यहाँ के मामलों को संभालें। मैं उस व्यक्ति से बात करने जा रहा हूँ। रोहित इस समय खड़ा हुआ और वांग हान की ओर बढ़ गया। चूंकि वहां से सद्भावना का इशारा मिला था, इसलिए वह इस व्यक्ति से संपर्क करने के लिए तैयार था। यदि वांग हान ने अपना अहंकारी रवैया बनाए रखा होता तो रोहित को यहां आने के उसके उद्देश्य की कोई परवाह नहीं होती और वह सबसे पहले उससे ही निपटता। रोहित को सीधे अपनी ओर आते देखकर वांग हान तुरंत सतर्क हो गया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसने अचानक ध्यान दिया कि आसपास के लोग गायब हो चुके थे। हॉल वही पुराना हॉल था, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं बचा था, मानो वे पलक झपकते ही गायब हो गए हों। अध्याय 763 गलत रास्ता। रोहित को कंपनी के व्यावसायिक मामलों की कोई खास परवाह नहीं थी। वह वास्तव में केवल एक ही चीज़ की परवाह करता था, और वह थी अलौकिक घटनाएं, या यूं कहें कि वे लोग जो प्रेतों को नियंत्रित करते थे। बाकी सब बातें उसके लिए मामूली थीं, लेकिन केवल इसी एक मामले में वह कोई लापरवाही नहीं बरत सकता था। हालांकि उसके इस अचानक कदम ने वहां उपस्थित कई लोगों को चौंका दिया। रोहित कहाँ गया? वह अभी तो यहीं था, अचानक गायब कैसे हो गया? क्या मजाक है? एक जीता जागता इंसान गायब हो गया? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? वह ओझल हो गया, हमारी आंखों के ठीक सामने गायब हो गया। हॉल में कई लोग घबरा गए, उन्होंने अपने जीवन का सबसे अकल्पनीय दृश्य देखा था। उन्होंने साफ देखा था कि रोहित, जो अभी खड़ा होकर इस ओर बढ़ने लगा था, उनकी आंखों के सामने हवा में विलीन हो गया, पूरी तरह से गायब। आसपास कहीं भी उसकी आकृति का कोई नामोनिशान नहीं था। वांग हान भी गायब है। प्रेसिडेंट खुर्शीद ने अपने बगल की खाली सीट पर नजर डालते हुए कहा, उनका शरीर कांपने से नहीं रुक रहा था। वह अलौकिक घटना, जिसे कुछ समय पहले तक लोग महज एक साधारण बात समझ रहे थे, अब सबके ठीक बगल में घटित हो रही थी। देखना ही विश्वास करना है। इसने कई लोगों को गहरा झटका दिया, जिससे उनके दृष्टिकोण और ज्ञान पूरी तरह से पलट गए। क्या ये वही घोस्ट डोमेन है जिसके बारे में आप बात कर रही थीं, मिस आलिया? सोफे के बगल में मानसी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए आलिया से धीरे से पूछा। आलिया ने सिर हिलाया, बिल्कुल, तुमने भी तो इसे देखा है ना? मुझसे क्यों पूछ रही हो? निश्चित रूप से उसके पास कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें वह हम आम लोगों को शामिल नहीं करना चाहता। यह उसका हमें सुरक्षित रखने का तरीका है। मैंने प्रेसिडेंट रोहित को इस रूप में बहुत कम देखा है, मानसी ने कुछ झेपते हुए कहा। कोई बात नहीं, कुछ समय बाद तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। वह हमेशा इसी तरह रहस्यमयी ढंग से आता जाता रहता है। आलिया काफी शांत लग रही थी, और यह उसकी क्षमता है। मानसी ने बिना कुछ और पूछे सहमति में सिर हिला दिया। बाकी लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। पहले कुछ लोगों ने रोहित की बातों पर संदेह किया था, लेकिन आंखों के सामने घटे इस खौफनाक मंजर ने कई लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। शायद रोहित ने जो कुछ भी कहा था वह सच था। इस दुनिया में सचमुच अलौकिक शक्तियां मौजूद थीं। वे अफवाहें और इंटरनेट की कहानियां पूरी तरह से झूठी नहीं थीं। अगर ऐसा था तो तैयारियां समय से पहले करनी होंगी। प्रेसिडेंट रमाकांत, क्या आपने अभी वह देखा? रोहित गायब हो गया, एक अन्य बिजनेसमैन ने पूछा। रमाकांत ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। तथ्य हमारी आंखों के सामने हैं, क्या आपको अभी भी विश्वास नहीं है? सच कहूं तो रोहित के जहाज पर सवार होने के अवसर बहुत दुर्लभ हैं। वह एक कैप्टन स्तर का व्यक्ति है, उसकी आंखों में हम महज मामूली जीव हैं। अगर हमने यह मौका गंवा दिया तो शायद भविष्य में हमें उससे मिलने का दोबारा कभी अवसर न मिले। कुल संपत्ति और बाकी सब अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। महत्वपूर्ण यह है कि इस अनोखे युग में खुद को जिंदा कैसे रखा जाए। हम जैसे आम लोगों के लिए, जिनके पास कुछ पैसा है, सबसे अच्छी रणनीति यही है कि एक शक्तिशाली रक्षक ढूंढ लिया जाए। रोहित दुनिया के शीर्ष रक्षकों में से एक है, और हमारे लिए वह सबसे बेहतरीन विकल्प है। मैं आज ये बात इसलिए कह रहा हूं ताकि सब एकजुट हो सकें। आखिरकार, आज के बाद मेरी बातों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। क्या आपको लगता है कि भविष्य में हमारे पास अक्सर ऐसी सभाएं होंगी? इतने नादान मत बनिए, मौका सिर्फ एक बार मिलता है, और अगर यह छूट गया तो समझो हमेशा के लिए गया। वह रोहित की योजना से पूरी तरह सहमत था। उसने उन प्रोजेक्ट्स को भी देखा था और उन्हें भविष्य के हिसाब से बहुत समझदारी भरा पाया था। भले ही वे बेहद महंगे थे, लेकिन ये सब आने वाले समय में सुरक्षित रहने के लिए ही था।
यदि योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया तो बिना किसी अतिशयोक्ति के ये कहा जा सकता था कि जयपुर शहर भविष्य में जीवित रहने के लिए सबसे उपयुक्त शहरों में से एक होगा। लेकिन तभी रमाकांत ने फिर से अपना सिर थोड़ा हिलाया। केवल वे ही लोग जिन्होंने कभी अलौकिक घटनाओं का अनुभव नहीं किया है, ये कभी नहीं जान पाएंगे कि वे कितनी भयानक होती हैं, और न ही यह समझ पाएंगे कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप अरबपति हैं या किसी कंपनी के प्रमुख हैं? जब वह प्रेत रूपी चीज जान लेना शुरू करती है तो विदेशी देशों के राष्ट्रपतियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। वह जितना अधिक समझ रहा था, रमाकांत को उतना ही अधिक डर और लाचारी महसूस हो रही थी। यही वजह थी कि वह सुरक्षा की खातिर अपनी पूरी संपत्ति भी छोड़ने को तैयार था। इसी बीच उस घोस्ट डोमेन के भीतर एक सुनसान हॉल में रोहित और वांग हान नाम का वह व्यक्ति एक मेज पर आमने सामने बैठे थे, एक दूसरे के बेहद करीब। ये दूरी बेहद खतरनाक थी, लेकिन वांग हान पीछे नहीं हटा, क्योंकि वह जानता था कि घोस्ट डोमेन में दूरी का कोई मतलब नहीं होता। दूर होना या पास होना एक बराबर था। बात करो, तुम मुझसे वास्तव में किस वजह से मिलना चाहते थे? अगर सिर्फ औपचारिक मुलाकात है तो छोड़ो, कौन जानता है कि हम जैसे लोग कुछ महीनों में जिंदा रहेंगे भी या नहीं, रोहित ने सीधे शब्दों में कहा। यह उसकी बातचीत का तरीका था, उसे घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं था। आखिरकार उसका जीवन छोटा था और समय कीमती था। वांग हान की धुंधली आंखें घूमी और वह हल्का सा मुस्कुराया। मुझे बस लगता है कि तुम महत्वपूर्ण हो और तुमसे मिलना जरूरी था। आखिरकार घोस्ट आई रोहित का नाम इस दायरे में काफी प्रसिद्ध है। साथ ही मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में इन आम लोगों की परवाह करते हो। मुझे लगा था कि इतने समय तक प्रेत नियंत्रक रहने के बाद तुमने वे भावनाएं छोड़ दी होंगी जो एक सामान्य इंसान में होनी चाहिए। लेकिन अभी मैं महसूस कर सकता था कि तुम उस महिला की नहीं, उस लड़की की परवाह करते हो। चिंता मत करो, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं निश्चित रूप से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। आखिरकार आम लोग मेरी आंखों में महज इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं उन्हें सड़कों पर कहीं भी पा सकता हूं, उनके पास विरोध करने का कोई मौका नहीं होता, सही ना? रोहित ने कहा, ऐसा सोचना खतरनाक है, तुम बहुत आसानी से मारे जा सकते हो। नहीं, तुम गलत हो, मुझे लगता है कि यही भविष्य का रुख है। आखिरकार हम ऐसे जीव हैं जिन्हें आम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। तुमने खुद कहा था कि ये गुप्त घटनाएं जल्द ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगी जहां इन्हें छुपाया नहीं जा सकेगा, तो फिर हम जैसे लोगों को क्या करना चाहिए? केवल दो ही रास्ते बचते हैं, एक तो ये कि हमें समाज से बेदखल कर दिया जाए और नष्ट कर दिया जाए। लेकिन जाहिर है कि यह संभव नहीं है। शीर्ष प्रेत नियंत्रक अब ऐसे जीव नहीं रहे जिन्हें आम लोग कुछ हथियारों से मार सकें। तुम पर पहले भी हमले हो चुके हैं, है ना? फिर भी तुम जिंदा हो। पहले रास्ते को कई मूर्खों ने आजमा कर देख लिया है कि वह पार करने योग्य नहीं है। तो फिर केवल दूसरा रास्ता ही बचता है। रोहित ने सुनते हुए अपनी बाहें सिकुड़ी। कहते रहो, मैं सुनना चाहता हूं कि तुम्हारे पास क्या नए विचार हैं। वांग हान ने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लाते हुए कहा, इन गुप्त घटनाओं के उभरने के कारण पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है और हम ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो इनका समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा हमें सामान्य तरीकों से नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम जैसे लोगों के लिए केवल एक ही परिणाम बचता है, सम्मानित होना, सराहा जाना और यहाँ तक कि पूजा जाना। भविष्य पर हमारा ही नियंत्रण होगा। सुनने में थोड़ा मूर्खतापूर्ण लगता है, रोहित ने कहा। नहीं, तुम्हें अब तक खबर मिल ही चुकी होगी, मुख्यालय में सेंध लग चुकी है और घोस्ट पेंटिंग प्रेत चित्र की घटना अभी खत्म नहीं हुई है। ये तुम्हें क्या बताता है? ये दिखाता है कि मुख्यालय उतना मजबूत नहीं है जितना सोचा गया था, और कैप्टन प्लान की शुरुआत महज एक समझौते की शुरुआत है। वे अब हम जैसे लोगों को दबा नहीं सकते, वांग हान ने कहा। रोहित ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तुम्हारी जानकारी अच्छी है। लगता है तुम कोई साधारण प्रेत नियंत्रक नहीं हो। तुम किस शक्ति से जुड़े हो? मैंने उस व्यापारिक फ्रेंड सर्कल को खत्म कर दिया है। कहीं तुम किसी निजी क्लब के सदस्य तो नहीं हो? जिस किसी के पास ऐसी गोपनीय जानकारी तक पहुंच होती है, उसके पीछे निश्चित रूप से कोई शक्तिशाली ताकत होती है। तो तुम मुझे अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊं? मुझे खेद है, लेकिन मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बाहरी दुनिया के बदलावों में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारी थ्योरी मुझे प्रभावित नहीं करती। मुझे केवल इस जगह की परवाह है। रोहित ने नीचे जमीन की ओर इशारा किया। वांग हान एक पल के लिए रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, ये सच है, तुम्हारी क्षमताओं और स्तर के हिसाब से ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारा ध्यान खींच सके। आखिरकार तुम पहले से ही एक कैप्टन हो और इस दायरे में तुम्हारा दर्जा सबसे ऊंचा है। लेकिन मैं तुम्हें बस कुछ जानकारी देना चाहता था। तुम सचमुच ऐसा तो नहीं सोचते कि इन भयंकर प्रेतों का दोबारा जागना महज कोई अचानक और रहस्यमयी घटना है? तुम्हारा क्या मतलब है? रोहित ने स्पष्ट रुचि दिखाते हुए पूछा।
वास्तव में वह जानता था कि ये अलौकिक घटनाएं बहुत पुरानी हैं, कम से कम स्वतंत्रता पूर्व के समय से जुड़ी हैं, और उसके पिता एक दशक से भी पहले ऐसी घटनाओं के संपर्क में आए थे। इसका मतलब था कि ये घटनाएं शुरू से लेकर अंत तक हमेशा से मौजूद थीं। बस पिछले कुछ वर्षों में इनमें अचानक तेजी आई थी। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो बहुत पहले ही एक प्रेत नियंत्रक बन गया था और आज भी जिंदा है। वह कम से कम 10 साल से इस स्थिति में जी रहा है, वांग हान ने गंभीरता से कहा। 10 साल? रोहित की नज़र थोड़ी घूमी। क्या वह उसके पिता के समय का कोई व्यक्ति था? अविश्वसनीय लगता है ना? वांग हान ने कहा। एक प्रेत नियंत्रक जो कम से कम 10 साल से जीवित है, ये दर्शाता है कि उसने एक दशक से अधिक समय पहले इन अलौकिक घटनाओं से निपटना शुरू कर दिया था, जबकि उस समय हम सभी अंधेरे में थे, महज आम इंसान थे। वह मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्य जानता है। पहले इसे मुख्यालय द्वारा पूरी तरह नियंत्रित किया गया था, या शायद ये घटनाएं उस स्तर तक नहीं पहुंची थीं जहां इन्हें संभालना मुश्किल हो जाता, समय सही नहीं था। लेकिन अब कुछ लोगों को लगता है कि इसे छुपाकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम जानते हो कि इसका क्या मतलब है, रोहित। कुछ ऐसे असामान्य लोग जिन्होंने इस भयंकर स्थिति से निपटने का रास्ता ढूंढ लिया था, वे अब सामने आने वाले हैं। इस मोड़ पर वांग हान ने एक नज़र डाली। तुम्हारे इन छोटे मोटे सहयोगों का क्या फ़ायदा? यहाँ तक कि तुम, जो शीर्ष नियंत्रक हो, उनके सामने शायद ज़्यादा मायने न रखो। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ और न ही बड़ा चढ़ाकर कह रहा हूँ, लेकिन ये सच है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है और वे भयानक हैं। मुझे तो इस बात पर भी संदेह है कि वे अब असली भूतों से कितने अलग रह गए हैं। अगर तुम रुचि रखते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, मैं तुम्हारा परिचय करा सकता हूँ। रोहित ने उसे ध्यान से देखा। उसे नहीं लगा कि वह झूठ बोल रहा था, क्योंकि अगर अलौकिक घटनाएं हमेशा से थीं, तो यह संभव था कि कुछ लोग जो किसी बड़ी आपदा से बाल बाल बच गए हों, वे असामान्य रूप से जीवित रह गए हों। आखिरकार उसके अपने पिता भी एक भयंकर प्रेत को पूरी तरह नियंत्रित करने में लगभग सफल हो ही चुके थे, लेकिन वे तरीके ऐसे नहीं थे जिन्हें दोबारा दोहराया जा सके, और उनके सफल होने का केवल एक ही मौका था, दूसरा प्रयास कभी सफल नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे रोहित ने पहले खुद को फांसी लगाने की कोशिश की थी। अगर वह इसे दोबारा करता तो उसका अनुमान था कि वह निश्चित रूप से मर जाता, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा किस्मत पर निर्भर था, जैसे किसी का लॉटरी जीतना। अगर वे एक बार जीत जाते हैं तो वे दूसरी बार आसानी से नहीं जीत सकते। तुम क्या सोचते हो? मैं काफ़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, वांग हान ने कहा। कोई दिलचस्पी नहीं है, रोहित ने ठंडे लहजे में जवाब दिया और उसके निमंत्रण को सीधे खारिज कर दिया। मुझे अंधेरे में छिपकर रहने वाले उन जीवों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो न तो इंसान है और न ही भूत। लंबा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी आसानी से और 10 साल जी सकता हूँ। मुख्यालय के महेश बाबू 100 साल तक जीवित रहे, फिर भी इससे कुछ साबित नहीं होता। वांग हान हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोहित इतना आश्वस्त होगा कि वह खुद और एक दशक जीने की बात कहेगा और उन लोगों को अपने ध्यान के योग्य भी नहीं समझेगा। उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने एक और रहस्य उजागर किया। तुम्हें शायद इन चीज़ों की परवाह न हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि संतुलन हासिल करने के लिए दो भयंकर प्रेतों को नियंत्रित करने का पिछला तरीका हमेशा से गलत रहा है? हम सभी नियंत्रक, जिसमें तुम और मैं भी शामिल हैं, एक गलत तरीके के सहारे जीवित बचे हुए हैं, और ये तरीका जल्द ही हमें एक बंद गली में ले जाएगा। यही असली कारण है कि हम नियंत्रकों का जीवन छोटा होता है, और शायद उनके पास इन शक्तियों को नियंत्रित करने का कोई बेहतर तरीका हो। तुमने खुद पहले कहा था कि जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण है, न तो पैसा मायने रखता है और न ही रुतबा। तो तुम्हें कैसे पता कि उनका तरीका ही सही है? रोहित अडिग रहा। उसने अभी भी उदासीनता से कहा, क्या सिर्फ लंबा जीवन जीना ही सही होने का पैमाना है? मैं देख रहा हूं कि तुम भी बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हो, लेकिन तुमने अपनी इंसानियत खो दी है। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो एक इंसान के तौर पर तुम्हारी सभी भावनाएं विकृत हो जाएंगी। यह एक प्रकार का मानसिक क्षरण है जिसे बदला नहीं जा सकता। तुम जितना लंबा जियोगे, ये क्षरण उतना ही गहरा होगा, और अंत में ये लोग भूत बचेंगे या इंसान? वांग हान ये सुनकर स्तब्ध रह गया, मानो उसे उम्मीद नहीं थी कि रोहित ऐसा कुछ कहेगा। उसे लगता था कि लंबा जीना ही सही तरीका है, लेकिन रोहित के इन तीखे शब्दों ने इशारा किया कि उसके अपने भीतर ही कुछ बहुत गलत हो रहा था। तुम क्या जानते हो? वांग हान ने तुरंत पलटवार किया। रोहित ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने बस अनुभव थोड़ा ज्यादा किया है, और कुछ नहीं। हर चीज के पीछे का सच इन अलौकिक घटनाओं के भीतर ही छिपा है। एक बार जब तुम इसमें शामिल हो जाओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर ऐसी घटना एक भयानक रहस्य से जुड़ी है। ये चीजें बिना किसी कारण के नहीं होती, इनका एक सुराग होता है। अगर तुम सिर्फ 10 साल पहले तक का सुराग ढूंढ सकते हो, तो मैं 100 साल से भी पहले तक जा सकता हूँ। वह मजाक नहीं कर रहा था।
इन घटनाओं के पीछे छिपी जानकारी ही असली डर पैदा करती है। वह दरवाज़ा खटखटाने वाला भूत कभी एक नियंत्रक हुआ करता था, जिसके बारे में संदेह था कि वह एक इमारत से गिरकर मरा था। वह बिना सिर वाली परछाई और होटल में घूमने वाली वह लंबी लाश एक ही थे। उन प्रेत चित्रों और घोस्ट कैबिनेट के बीच का संबंध, घोस्ट कॉफिन और सागर के हाथों में मौजूद उस आध्यात्मिक स्थान के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी, और ये तथ्य कि महेश बाबू ने कभी उस डरावनी बस को चलाया था, यहाँ तक कि अपने ही पिता को कुचल दिया था। फिर उसके अपने पड़ोस के उस प्राचीन घर के मालिक का रहस्यमयी ढंग से गायब होना। ऐसी कई और अलौकिक चीज़ें थीं जो सभी पुराने ज़माने की बनावट की थीं, आधुनिक शैली की बिल्कुल नहीं। जैसे लकड़ी काटने वाले चाकू, कैंची, कैमरे, अलमारी, आईने। लेकिन रोहित ये सुराग किसी के साथ साझा नहीं करता था, यहाँ तक कि उन्हें अपनी डायरी में भी दर्ज नहीं करता था। उसने उन्हें अपने दिल में दफन रखा था। यही वजह थी कि वांधान के साथ उसकी बातचीत केवल ऊपरी मामलों तक सीमित थी, वह कोई गहरी जानकारी उजागर नहीं कर सकता था। ये रोहित काफ़ी जटिल इंसान है। वांधान इस समय खामोश हो गया। रोहित के प्रति उसकी सतर्कता और बढ़ गई। पहले उसने सोचा था कि रोहित बस एक बहुत कुशल नियंत्रक है और उसने ज़्यादा गहराई से नहीं सोचा था। अब ऐसा लग रहा था कि रोहित उससे कहीं ज़्यादा जानता था। इसीलिए रोहित आम लोगों के जीवन की परवाह करता था और एक महिला की रक्षा करने के लिए भी तैयार था। ऐसा नहीं था कि रोहित गलत था, बल्कि उसकी खुद की इंसानियत, एक जीवित व्यक्ति होने की धारणा ही विकृत हो चुकी थी। वह धीरे धीरे इंसान की श्रेणी से दूर होता जा रहा था। यही वजह थी कि वह रोहित के व्यवहार को नहीं समझ पा रहा था। वह खुद गलत था और एक प्रतिशोधी आत्मा की तरह बनता जा रहा था। ये व्यवहारिक रूप से एक और तरह का बदलाव था। मैं इस बार तुम्हारे पास आकर वास्तव में सही जगह पहुंचा हूं। तुम्हारे साथ बातचीत करने से मुझे कई चीज़ें साफ हो गई हैं। मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि तुम जीवित रहोगे ताकि हमें भविष्य में दोबारा मिलने का मौका मिले, वांधान ने रोहित की ओर देखते हुए कहा। रोहित ने उदासीनता से कहा, मैं जीवित रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता क्योंकि अगली बार पूरी संभावना है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हारे विचार बहुत खतरनाक हो चुके हैं और भले ही मैं कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं अपने इलाके में तुम्हारे जैसे नियंत्रण खो चुके किसी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं समझ गया। अगली बार मिलने पर मैं अधिक सावधान रहूंगा, वांधान ने सिर हिलाया। वह जानता था कि यह एक चेतावनी थी। ठीक है, आज की बातचीत के लिए बस इतना ही। ये बैठक खत्म होने के बाद मुझसे जितना हो सके दूर चले जाना। रोहित के शब्द हमेशा की तरह सख्त थे, मानो वह किसी की परवाह नहीं करता हो। वह खड़ा हुआ और जाने के लिए मुड़ा। वांधान का चेहरा पूरी तरह से भावहीन था। उसके माथे पर गोली के निशान से अभी भी खून रिस रहा था, जिससे वह बिल्कुल एक लाश जैसा लग रहा था, बेहद खौफनाक। रोहित का घोस्ट डोमेन अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। वास्तव में यह कोई असली क्षेत्र नहीं था, बल्कि घोस्ट आई, प्रेत आंख द्वारा पैदा किया गया एक भ्रम था। लेकिन यह भ्रम आम लोगों के लिए बिल्कुल वास्तविकता जैसा था, जो सच को नहीं पहचान सकते थे। हालांकि इस अवसर के लिए ऐसा भ्रम ही काफ़ी था। आखिरकार रोहित के लिए अब इस क्षमता का उपयोग करना शरीर पर कोई बोझ नहीं डालता था। जैसे ही वह लौटा, कई लोगों ने देखा कि एक धुंधली सी आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी, मानो कोई परछाई हवा से निकलकर आई हो और फिर अजीब तरह से चलकर बाहर आई हो। कई लोग फिर से दंग रह गए। फिर भी रोहित काफी शांति से सोफे पर वापस आया और ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। अध्याय 764। घोस्ट डोमेन। प्रेत क्षेत्र में घोस्ट टाइप प्रेत आंख के पहले स्तर द्वारा पैदा किए गए भ्रम का मामूली सा उपयोग करके रोहित ने पहले ही इन लोगों के सामने अलौकिक घटनाओं की वास्तविकता साबित कर दी थी। वह अभी सोफे पर बैठा ही था कि कई बिजनेसमैन ने तुरंत अपने हाथ उठाए और कहा, मैं इन प्रोजेक्ट्स में शामिल हूँ। मैं भी शामिल हूँ। जवाब देने वाले कई लोग थे, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो हिचकिचा रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि उन्हें निवेश में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि शुरुआत करने की रकम बहुत बड़ी थी। रोहित द्वारा तय की गई 10 अरब की सीमा उन्हें रोकने के लिए काफ़ी थी, जब तक कि वे सब कुछ बेचकर अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगाने के लिए तैयार न हों। लेकिन अगर वे ऐसा करते तो इसका सीधा मतलब दिवालिया होना होता। क्या एक दिवालिया हो चुके बिजनेसमैन को फिर भी बिजनेसमैन माना जाएगा? इसलिए अधिकांश लोग अभी भी हामी भरने के लिए तैयार नहीं थे। राजीव के प्रोजेक्ट में भाग लेने के इच्छुक लोगों की संख्या लगभग 1 दर्जन के करीब पहुंच चुकी थी, जिसने अनिवार्य रूप से रोहित की उम्मीदों को पूरा कर दिया था। इस समय आलिया की आंखें उत्साह से चमक रही थीं, क्योंकि इसका मतलब था कि जिस खाते का प्रबंधन वह करती है, उसमें जल्द ही 100 अरब से अधिक की नकदी आने वाली थी, और शायद इससे भी अधिक। इतनी बड़ी रकम को अकेले संभालना बेहद रोमांचक था। भले ही यह पैसा रोहित का था, लेकिन वह दिल से खुद को रोहित का ही इंसान मानती थी, इसलिए यह पैसा अभी भी उससे जुड़ा हुआ था।
ये तो बहुत बढ़िया है, वे सभी निवेश करने के लिए तैयार हैं, आलिया ने दबी जुबान में उत्साह से कहा। रोहित अडिग रहा। सच तो ये था कि अपनी क्षमताओं के दम पर वह एक ही व्यावसायिक यात्रा से अकल्पनीय रकम कमा सकता था। इन लोगों को शामिल करने का उसका कारण यह नहीं था कि वह उनके धन को महत्व देता था, बल्कि उसे उनके जनशक्ति, मैनपावर, सामग्रियों और नेटवर्क के सहयोग की आवश्यकता थी। आखिरकार प्रोजेक्ट्स बहुत सारे थे और उन्हें पूरा करने के लिए उसे लोगों की मदद चाहिए थी। शांगतोंग टॉवर की एक अकेली कंपनी इस सब को नहीं संभाल सकती थी, यहाँ तक कि श्रवण की निर्माण कंपनी को शामिल करने के बाद भी यह काफ़ी नहीं था। ये दूसरों पर भरोसा करने का समय था। यह अलौकिक घटनाओं का मामला नहीं बल्कि एक सामान्य व्यावसायिक सहयोग था। अकेले काम करना मुमकिन नहीं था, संसाधनों, जनशक्ति और वित्तीय शक्ति को एक साथ जोड़ना ही सही तरीका था। हालांकि रोहित व्यवसाय की बारीकियों को नहीं समझता था, लेकिन कंपनी में पिछले कुछ दिनों के अपने अनुभव से उसने थोड़ी बहुत समझ विकसित कर ली थी। और उसे बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं थी। उसे बस काम को उन लोगों पर छोड़ना था जो इसे समझते थे और अपना सहयोग देना था। यदि आप निवेश करने में रुचि रखते हैं तो आप किसी भी समय मेरी कंपनी में आकर प्रेसिडेंट राजीव से मिल सकते हैं। वे इन सभी मामलों के प्रभारी हैं। रोहित ने सामने सोफे पर बैठे राजीव की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा। राजीव ने सिर हिलाया और सभी को अपनी स्थिति का संकेत देने के लिए इशारा किया। हालांकि उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनका दिल हैरत से भरा हुआ था। दुनिया में भला कौन इस तरह व्यापार करता है और निवेश जुटाता है? ये तो बच्चों के खेल जैसा था, अप्रत्याशित रूप से सरल और आसान। वास्तव में ऐसा नहीं था कि व्यापार करना कठिन था, बल्कि दुनिया बदल रही थी। इन अमीर व्यक्तियों को पहले ही खबरें और अफवाहें मिल चुकी थीं, इसलिए वे समय से पहले तैयारी कर रहे थे। उन्हें जिसने मनाया वह रोहित नहीं, बल्कि मौजूदा परिस्थितियां थीं। किसने कल्पना की होगी कि आधा साल पहले का वह गरीब छात्र इस हद तक बढ़ जाएगा कि पूरे शहर का प्रबंधन संभालेगा। सचमुच संकट के समय में ही बड़े नायक उभरकर सामने आते हैं। बस इस बात का अफसोस है कि कविता और उसके बीच बात आगे नहीं बढ़ी, अन्यथा परिणाम कुछ और होता। राजीव ने अपने दिल में गहरी सांस ली। अपनी बेटी कविता के बारे में सोचते हुए, जो हमेशा शांत और भावहीन दिखती थी, सचमुच दूसरों को आकर्षित करने वाली नहीं थी। इसके अलावा शुरुआत में रोहित को उसकी पत्नी ने घर से भगा दिया था। अगर ऐसा न हुआ होता तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। राजीव ने रोहित के बाईं और दाईं ओर बैठी दोनों महिलाओं पर नजर डाली। लेकिन रोहित जैसे आज के कद के व्यक्ति के लिए उसके पास खूबसूरत महिलाओं की कोई कमी नहीं थी, विशेष रूप से आलिया, जो लंबे समय से रोहित के साथ थी, एक व्यक्तिगत हाउसकीपर और कंपनी की अकाउंटेंट दोनों के रूप में। उस पर रोहित का जो विश्वास था वह रसूखदार लोगों के लिए एक बहुत ही स्पष्ट संकेत था। मुझे आज बस इतना ही कहना है। हमारे दायरे की कुछ चीज़ें बेहद गोपनीय हैं, जिन्हें मैं उजागर करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं, ताकि आप लोगों के बीच दहशत न फैले। यदि आप चिंतित हैं तो आप इंटरनेट पर इससे संबंधित सामग्री खोज सकते हैं। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, कृपया पार्टी का आनंद लेना जारी रखें। रोहित एक बार फिर जाने के लिए खड़ा हुआ। प्रेसिडेंट रोहित, कृपया एक पल रुकिए, अगर कोई परेशानी न हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस मोड़ पर बिजनेसमैन में से एक ने अपना हाथ उठाया और कहा। रोहित ने अपने कदम रोके और पूछा, तुम्हारा क्या सवाल है? उस व्यक्ति ने कहा, अगर हम निवेशकों को वास्तव में किसी खतरे का सामना करना पड़ता है तो क्या आपकी कंपनी हमारी सुरक्षा के लिए आगे आएगी? दूसरों ने भी रोहित की ओर देखा। उन्हें लगा कि यह सवाल विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। निवेश तो एक बात थी, लेकिन जो सबसे ज़रूरी था वह थी उनके जीवन की गारंटी। रोहित ने कुछ देर सोचा और कहा, जयपुर शहर के भीतर किसी भी खतरे को मेरे पास लाया जा सकता है। भले ही मैं मौजूद न हूं, मैं किसी न किसी को बचाने के लिए भेज दूंगा। स्वाभाविक रूप से निवेशकों के रूप में आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन एक बार जब आप जयपुर शहर से बाहर चले जाते हैं तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर आप विदेश में किसी मुसीबत में हैं और मुझे मदद के लिए पुकारते हैं तो वह संभव नहीं है। वह जान बचाना नहीं, बल्कि लाश उठाना होगा। कई बिजनेसमैन हंस पड़े। उन्हें रोहित की बातें भरोसेमंद लगीं। यह आश्वस्त करने वाली बात है, उस बिजनेसमैन ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, और जयपुर शहर में ही बसने का फैसला किया। यदि कोई और प्रश्न हो तो बेझिझक पूछें, मैं उनका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। रोहित का रवैया इस बार काफी दोस्ताना था। आखिरकार वित्तीय पहलू का भी मामला था। रमाकांत ने बोलने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट रोहित, आप जयपुर शहर के कैप्टन हैं। इस कैप्टन का क्या अर्थ है? मुख्यालय की एक व्यवस्था। शीर्ष प्रेत दूत जो पर्याप्त अलौकिक घटनाओं को हल करते हैं, उन्हें कैप्टन के रूप में चुना जा सकता है। रोहित ने तुरंत समझाया। ये बात किसी बाहरी व्यक्ति के लिए एक रहस्य जैसी लग सकती थी, लेकिन उसके लिए यह महज एक ऐसी जानकारी थी जिसे थोड़ी सी पूछताछ से हासिल किया जा सकता था।
आखिरकार इस दायरे से बाहर के लोगों के पास जानकारी तक समान पहुंच नहीं थी। कैप्टन, है ना? रोहित की बात सुनने के बाद कई लोगों ने एक दूसरे को अर्थपूर्ण नज़रों से देखा, यहाँ तक कि उन्हें कुछ राहत भी महसूस हुई, मानो उन्होंने सही जगह दांव लगाया हो। एक कैप्टन की शक्तियाँ अविश्वसनीय रूप से विशाल थीं, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन काल में किसी जागीरदार की होती थीं। कैप्टन रोहित केवल एक ही शहर का प्रबंधन क्यों संभालते हैं? कैप्टन रोहित के पिछले विवरण के अनुसार, क्या आपका अधिकार क्षेत्र सिर्फ एक शहर से कहीं आगे तक नहीं होना चाहिए? किसी ने थोड़ा संदेहास्पद लहजे में पूछा। रोहित ने चारों ओर देखा और कुछ सेकंड तक उस पर नजरें टिकाने के बाद कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसका प्रबंधन नहीं करना चाहता और मैं इसे संभाल नहीं सकता। अधिक क्षेत्र होना हमेशा बेहतर नहीं होता। लालची लोग जल्दी मरते हैं। अगर मैं तुम्हें दुनिया का राष्ट्रपति बना दूं तो क्या तुम विश्व शांति सुनिश्चित कर सकते हो? लेकिन अगर मैं तुम्हें एक गांव का प्रभारी बना दूं तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी और तुम गारंटी दे सकते हो कि सब कुछ अच्छी तरह से प्रबंधित होगा। मैं समझ गया, पूरी बात को न समझने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। उस व्यक्ति ने तुरंत माफी मांगी। उनकी पिछली टिप्पणियों ने वास्तव में रोहित की क्षमताओं पर संदेह का संकेत दिया था, न कि उनके क्षेत्र के आकार पर, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सोच गलत थी। कोई जितने बड़े क्षेत्र का प्रबंधन करता है, यह उतना ही निश्चित होता है कि कुछ स्थानों की अनदेखी होगी। ये रोहित के लिए अच्छा था, लेकिन बाकी लोगों के लिए यह बहुत बुरी खबर थी। रोहित की कुछ सेकंड की उस नज़र ने उसे ऐसे विचारों को छोड़ने की चेतावनी दी थी। इसके बाद रोहित ने कुछ लोगों के संदेह दूर किए और जो लोग असमंजस में थे वे भी तैयार होने लगे। कई हिचकिचाने वाले लोगों ने निवेश करने का मन बना लिया। टीम लीडर रोहित, आज की महफिल में बाधा डालने के लिए माफ़ी, और अब मैं इजाज़त चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम आज की तरह ही बैठकर बातचीत कर सकेंगे, न कि पहली नज़र में तलवारें खींचेंगे, किसी ने कहा। कुछ ही देर बाद वांग हान खड़ा हुआ और जल्दी निकलने की तैयारी करने लगा। रोहित ने उसकी ओर देखा, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि तुम कितने विकृत हो जाते हो। अगर तुम इतने विकृत हो गए कि एक भयंकर प्रेत से अलग नहीं रह गए, तो मैं तुम्हारे साथ इतनी शालीनता से पेश नहीं आऊँगा। मुझे उम्मीद रहेगी। वांग हान ने सिर हिलाया और फिर मुड़कर चला गया। प्रेसिडेंट खुर्शीद हिचकिचाए, लेकिन उसके पीछे नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने यहीं रुकने का फैसला किया। इस समय रोहित हॉल में चारों ओर घूम रहा था, आलिया और मानसी के साथ कुछ खा रहा था, लोगों का अभिवादन कर रहा था और छोटी मोटी बातें कर रहा था। बेशक इस दौरान उसे केवल प्रशंसा और चापलूसी ही मिल रही थी। रोहित के युवा और प्रतिभाशाली होने की तारीफें हो रही थीं और लोग उसके करीब आने की कोशिश कर रहे थे। प्रेसिडेंट रोहित, मैं वास्तव में पहले के लिए माफ़ी चाहती हूँ जो मैं आपको पहचान नहीं पाए। मैं माफ़ी के तौर पर एक ड्रिंक पीती हूँ। उम्मीद है कि आप बड़े दिल वाले हैं और पहले की गलतफहमी को दिल पर नहीं लेंगे। तभी एक नशीली आवाज़ गूंजी। पहले वाली लंबी टांगों वाली सुंदरी करीना कपूर रेड वाइन का ग्लास हाथ में लिए बहुत खेदजनक भाव से आगे बढ़ी। उस पल वह घबराहट और उम्मीद दोनों महसूस कर रही थी। आखिरकार भले ही उसने मन ही मन रोहित और केशव को बेवकूफ़ कहा था, लेकिन उसने इसे जोर से नहीं बोला था। जो बात बोली नहीं गई वह कहीं नहीं गई, और अगर वह थोड़ा सा भी संबंध स्थापित कर पाती तो ये बहुत अच्छा होता। कोई बात नहीं, यहाँ मुझे पहचानने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं, रोहित ने शांति से जवाब दिया। प्रेसिडेंट रोहित सीधे इंसान हैं, तो मैं इस ड्रिंक को अपनी माफ़ी के रूप में स्वीकार करती हूँ। करीना कपूर ने बिना किसी झिझक के रेड वाइन को एक ही घूंट में खाली कर दिया। रोहित ने कहा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। करीना कपूर ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा, शराब के असर से उसके गाल लाल हो चुके थे, और उसने बड़े आकर्षक लहजे में पूछा, मैं सोच रही थी कि क्या प्रेसिडेंट रोहित की कंपनी में अभी भी भर्तियां चल रही हैं। मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहूँगी, आपका क्या ख्याल है? जैसे ही ये शब्द सामने आए, आलिया तुरंत सतर्क हो गई और फिर संदेहास्पद नज़रों से उस महिला को घूरने लगी। एक महिला होने के नाते वह स्पष्ट रूप से समझ रही थी कि यह इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा था। ये साफ था कि वह रोहित को रिझाने का प्रयास कर रही थी। मैं कंपनी के मामलों में बहुत कम दखल देता हूँ, नियुक्तियों का काम केशव संभालता है। केशव, तुम कहाँ हो? रोहित ने चारों ओर देखा। छोटे रोहित, क्या बात है? मैं यहाँ खा रहा हूँ। बहुत व्यस्त हूँ, तुम्हें तो पता ही है। तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें आत्मनिर्भर होना सीखना चाहिए। हर चीज़ के लिए मुझ पर निर्भर मत रहो, मैं बहुत दबाव में हूँ। केशव अपनी प्लेट हाथ में लिए खाते हुए आगे बढ़ा। रोहित ने कहा, ये खूबसूरत महिला कंपनी में शामिल होना चाहती है, क्या तुम इसे संभाल सकते हो? कोई दिक्कत नहीं है, केशव ने खाते हुए सिर हिलाकर जवाब दिया। हेलो जनरल अक्की, करीना कपूर ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। केशव ने कहा, मैं जनरल अक्की नहीं हूँ, मेरा उपनाम जा है।
कंपनी में काम करना है, कोई दिक्कत नहीं। क्या तुम्हें गेम खेलना आता है? अरे, करीना कपूर की मुस्कान जम गई और वह अचानक संदेह से घिर गई। मैं वहां बैठने जा रहा हूं। रोहित ने केशव के कंधे को थपथपाया और वहां से चल दिया। क्यों, क्या तुम्हें अभी वह महिला पसंद आई? आलिया, जो अब रोहित की बाहों में बाहें डाले हुए थी, थोड़े ईर्ष्या भरे लहजे में बोली, उसमें ऐसा क्या अच्छा है? वह शारीरिक बनावट के मामले में मानसी दीदी की बराबरी नहीं कर सकती और न ही दिखने में मुझसे जीत सकती है। क्या सिर्फ इसलिए कि वह थोड़ी लंबी है? वह एक सामान्य सामाजिक बातचीत थी, बकवास मत करो। मानसी ने समझाना शुरू किया, फिर उसकी नज़र एक पल के लिए रोहित पर ठहरी और वह मुस्कुराई। इसके अलावा वह बड़े उत्साह के साथ तुम्हारे सम्मान में ड्रिंक पी रही थी। मुस्कुराते हुए चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, हमें अभी भी औपचारिकताएं बनाए रखनी होंगी। मुझे बस ये पसंद नहीं है जब ये महिलाएं रोहित के आसपास मंडराती हैं। आलिया ने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए फुसफुसा कर कहा। रोहित खामोश रहा, उसके विचार कहीं और भटक रहे थे। वह हाल की घटना के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि कुछ देर पहले जा चुके वांगहान के शब्दों पर विचार कर रहा था। यदि भयंकर प्रेतों को नियंत्रित करने का ये रास्ता गलत था, तो फिर सही रास्ता क्या था? अध्याय 765 तांग झांक और विसंगतियां। बैठक अब अपने अंतिम चरण में थी। रोहित बाकी के बचे हुए कामों को राजीव और श्रवण के भरोसे छोड़कर वहां से जल्दी निकल गया। आखिरकार वह अपनी ऊर्जा उन व्यावसायिक मामलों के प्रबंधन में ज़ाया नहीं कर सकता था जिनमें उसकी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। शाम ढलने के करीब थी। कार गुवानजियांग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ग्वानजांग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में स्थित विला के सामने आकर रुक गई। आखिरकार घर आ गए, मैं बहुत थक गई हूँ। कार से बाहर निकलते हुए आलिया ने थोड़ा अलसाते हुए अंगड़ाई ली। उसके गाल हल्के लाल थे, जो उसके थोड़े नशे में होने का सुराग दे रहे थे। जल्दी आराम कर लो और माँ को अक्सर फ़ोन करना याद रखना। अगर कोई समस्या हो तो मुझसे तुरंत संपर्क करना। तुम उस गांव की स्थिति जानती ही हो, रोहित ने कहा। आलिया ने लाड जताते हुए कहा, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं अभी नहाने जा रही हूँ, उसके बाद तुमसे मिलने आऊँगी। ये कहकर उसने रोहित की तरफ एक तिरछी नज़रों से देखा और चंचल मन से वहाँ से चली गई। क्या तुम्हें आलिया के साथ अपने गृहनगर जाने में मज़ा आया? मानसी ने एक सौम्य मुस्कान के साथ पूछा। फिर वह एक तरफ बढ़ी, एक गिलास पानी डाला और रोहित की तरफ बढ़ा दिया। रोहित एक पल के लिए रुका, फिर बोला, वह और मैं अपने गृहनगर में मरते मरते बचे हैं। वह जगह भूतों से भरी पड़ी है और वे भी बेहद खूंखार। यह एक और सिरदर्द पैदा करने वाली अलौकिक घटना है। मुझे याद है आलिया ने एक ताबूत यहाँ भिजवाया था, है ना? हाँ, वह अभी भी उस पुराने घर में रखा है। मेरी आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई और न ही मैं जानती हूँ कि उसके भीतर क्या है, मानसी ने फुसफुसाकर कहा। ठीक है, मैं बाद में जाकर उसे देखूंगा। फिलहाल तुम कमरे में जाओ और मेरी डायरी ले आओ और घर पर जो कुछ भी हुआ उस सब का रिकॉर्ड दर्ज करो, रोहित ने निर्देश दिया। वह ऐसी जानकारियों को कंप्यूटर पर सहेजने की हिम्मत नहीं करता था। इंटरनेट से जुड़ते ही यह जानकारी किसी को मुफ्त में सौंपने जैसी हो जाती, इसलिए उसने नोट्स लिखने की आदत डाल ली थी। मानसी ने सहमति में सिर हिलाया और खड़ी हो गई, लेकिन वह तुरंत वहां से नहीं गई। इसके बजाय वह एक पल के लिए हिचकिचाई, अपने लाल होठों को भींचा, पीछे मुड़ी और अचानक रोहित को कसकर गले लगा लिया। कोई समस्या है? रोहित ने बेहद शांत और उदासीन लहजे में पूछा, मानो उस पर इस हरकत का कोई असर ही न हुआ हो। मानसी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास आलिया है तो मेरा क्या होगा? क्या तुम मुझे अब और नहीं चाहोगे? क्या मैं अभी भी तुम्हारे कमरे में चोरी छिपे तुम्हारे साथ रहने आ सकती हूँ? मैं जानती हूँ कि तुम अब भावनाओं में ज़्यादा यकीन नहीं रखते। शायद तुम्हारे लिए मैं सिर्फ बोरियत दूर करने का एक जरिया हूँ जिसे कभी भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन मैं अलग हूँ। मैं भावनाओं वाली एक सामान्य महिला हूँ। मुझे जलन और ईर्ष्या भी होती है। और बेशक मैं भी किसी के प्यार में पड़ सकती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? रोहित ने थोड़ा नीचे झुककर उसकी ओर देखा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगर अगली बार बाहर जाने का कोई मौका मिले तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? मानसी ने उम्मीदों से भरी नज़रों से रोहित की ओर देखा। रोहित ने सपाट लहजे में कहा, बस इतनी सी बात। मैं आलिया को अपने गृहनगर इसलिए ले गया था क्योंकि वह तुमसे छोटी है और मेरी प्रेमिका के रूप में आसानी से घुल मिल सकती थी, जिससे कुछ परेशान करने वाले मामलों से निपटना आसान हो गया। अगर मैं तुम्हें ले जाता तो जो लोग नहीं जानते वे सोचते कि मैं किसी रसूखदार अमीर महिला के साथ रोमांस कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं उसे छुट्टियों पर ले गया था? एक बार जब मैं घर पर हुई घटनाओं का पूरा ब्यौरा दूंगा तो तुम खुश होगी कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले गया। मानसी की पलकें झपकीं, मानो उसने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। वह रोहित को थोड़ा बहुत समझने लगी थी। उसकी बात बिल्कुल सीधी होती थी,
बिना किसी घुमाव के, इसलिए वह उसके शब्दों की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं करेगी। एक मायने में तुम आलिया से ज्यादा महत्वपूर्ण हो, रोहित ने अचानक कहा। वह कैसे? मानसी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, वे प्रत्याशा से भर उठीं। रोहित ने बाहर घने अंधेरे से घिरी खिड़की की ओर देखा। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मुझे समय समय पर यह याद दिलाता रहे कि मैं अभी भी एक इंसान हूँ, मेरे भीतर अभी भी इंसानियत बची है, और मैं इतना विकृत नहीं हुआ हूँ कि महिलाओं में मेरी दिलचस्पी पूरी तरह खत्म हो गई हो। तुम्हारा आना कुछ हद तक बिल्कुल सही समय पर हुआ, क्योंकि मेरी वह कामुक प्रवृत्ति हमेशा जागृत नहीं रहती, और मुझ जैसे अजीब प्राणी के करीब आने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। तुम बहुत बहादुर हो। अगर आलिया होती तो वह 5वीं मंजिल तक जाने की हिम्मत भी नहीं करती। मानसी ने कहा, मैंने उस समय इतना नहीं सोचा था। और मेरे लिए तुम सबसे अलग हो, खासकर तब जब तुम अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करते हो। यह मुझे डराने के बजाय और रोमांचित करता है, बहुत आकर्षक लगता है, जिससे मेरे भीतर उसे समझने और छूने की इच्छा जागती है। यहाँ तक कि तुम्हारी वह घोस्ट आई, प्रेत आंख, मैंने उसे भी छूने के बारे में सोचा है। उद्धरण चिन्ह। ये किसी तरह के मानसिक विकार जैसा लगता है, रोहित ने टिप्पणी की। अलौकिक शक्तियों के प्रति जुनून या असामान्यताओं के प्रति आकर्षण एक विकृत मानसिकता को दर्शाता है, जो शायद मानसी के भीतर भयानक खौफ से गुजरने के बाद विकसित हुआ था। नहीं नहीं, ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ है। दूसरों की डरावनी चीज़ों से मुझे केवल घृणा और डर महसूस होता है, इस हद तक कि मैं कांपने लगती हूँ। मानसी ने जल्दी से सफाई दी। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे इस तरह की सोच बिल्कुल समझ में नहीं आती। रोहित ने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई और बात नहीं है तो ऊपर जाओ और डायरी लेकर आओ। अब काम करने का समय हो गया है। क्या हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं? मानसी ने उसकी ओर थोड़ी हसरत भरी नज़रों से देखा। आलिया अभी नहा रही है और वह सचमुच बहुत समय लेती है। वह इतनी जल्दी बाहर नहीं आएगी। मैं तुम्हारे साथ कुछ पल अकेले बिताना चाहती हूँ, शायद मेरे कमरे में चलें, क्या ये ठीक रहेगा? ऐसा लगता है जैसे हमें एक साथ वक्त बिताए लंबा समय हो गया है। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा समय बिताने की योजना नहीं बना रहे हो? कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। बेहतर होगा कि तुम पहले मेरा काम खत्म कर दो, रोहित ने सीधे मना कर दिया। ठीक है फिर, मैं तुम्हारी डायरी लेकर आती हूँ और सब कुछ दर्ज कर देती हूँ। मानसी ने थोड़ा निराश होकर अपना मुंह सिकोड़ते हुए सहमति दी। उसने रोहित को छोड़ दिया, फिर मुड़ी और अपनी हाई हील्स की आवाज़ के साथ ऊपर की ओर बढ़ गई। फिर भी वह मन ही मन थोड़ा रोमांचित महसूस कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि रोहित उसे खुद से दूर नहीं भगाएगा और न ही वह उसे फालतू समझता था। कम से कम उसका कोई दर्जा और मोल तो था, उसके लिए इतना ही काफ़ी था। कितनी रहस्यमयी महिला है, रोहित ने मन ही मन सोचा, फिर बगल के सोफे पर बैठ गया। जब वह सोफे पर बैठकर मानसी के डायरी लेकर लौटने का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक उसे कुछ आभास हुआ और उसने एक बार फिर खिड़की के बाहर देखा। एक पीला हरा सा चेहरा लिए एक खौफनाक बच्चा खिड़की के बाहर खड़ा था, जो कांच के पार कमरे के भीतर ताक झांक कर रहा था। उसकी लाल बिना पुतलियों वाली आंखें सब कुछ देख रही थीं, मानो वह काफी समय से वहां मौजूद था और रोहित ने पहले उस पर ध्यान नहीं दिया था। वह घोस्ट चाइल्ड, प्रेत बच्चा था। रोहित का दिल दहल गया, लेकिन जो खौफ कुछ पल पहले जागा था वह अब शांत हो गया। वह कुछ ज्यादा ही जल्दी चौंक जाता था, ऐसी चीजों को देखते ही अवचेतन रूप से उसका शरीर तन जाता था। लेकिन ये छोटा जीव यहाँ छिपकर क्या देख रहा था? वहां एक पल खड़े रहने के बाद, शायद इसलिए कि रोहित ने उसे देख लिया था, वह घोस्ट चाइल्ड मुड़ा और तेजी से भागते हुए रात के अंधेरे में गायब हो गया। ये कुछ ठीक नहीं है, रोहित अचानक कुछ सोचते हुए खड़ा हो गया और तुरंत बाहर की ओर निकल पड़ा। दरवाजे से बाहर अभी उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि उसे थोड़ी दूरी पर आवासीय परिसर की स्ट्रीट लाइट के नीचे एक महिला दिखाई दी। उसने सफ़ेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी और गले में एक स्कार्फ लपेटा हुआ था। उसकी त्वचा अस्वाभाविक रूप से पीली थी और वह एकटक शांत नज़रों से इसी ओर देख रही थी, जैसे किसी गुड़िया या कठपुतली की आंखें हों। वह घोस्ट चाइल्ड उसी के आसपास मंडरा रहा था, आगे पीछे भाग रहा था। उसकी परछाई ऐसे डोल रही थी मानो वह खेल रहा हो, या जैसे वह उसकी रक्षा कर रहा हो। कविता। रोहित के दिमाग में एक विचार कौंधा और वह तुरंत उसके करीब पहुंचा। क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? हाँ, मेरे साथ आओ, कविता ने एक उदासीन लहजे में कहा। रोहित बिना कारण समझे भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तुम दिन भर किस चीज में व्यस्त थे? जैसे ही तुम वापस आते हो तुम उस महिला के आसपास मंडराने लगते हो, गले मिलते हो। क्या तुम्हें ये सब सचमुच इतना पसंद है? कविता ने ठंडे स्वर में पूछा। रोहित ने उत्तर दिया, उसके साथ रहना दिन भर लाशों और भूतों के बीच रहने से तो कहीं बेहतर है ना? तुम्हारी जैसी मर्जी। कविता को इन चीजों से कोई सरोकार नहीं था। उसने कहा, जो ताबूत तुमने पहले यहाँ भिजवाया था वह हिल रहा था। तुमने उसके अंदर क्या रखा है? कोई भूत?
अगर वह कोई भूत है तो क्या उसके साथ ऐसा बर्ताव कुछ ज्यादा ही लापरवाही भरा नहीं है? सामान्य ताबूत इस तरह की चीज को कैद रखने में सक्षम नहीं होने चाहिए, सही ना? ताबूत में कुछ असामान्यता है। रोहित के चेहरे पर तनाव आ गया। ये कब शुरू हुआ? आज ही, कविता ने कहा। रोहित ने अपनी भौहें सिकुड़ी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसके अंदर मौजूद शरीर अब जागने की स्थिति में नहीं है और उसे तब तक सड़ते रहना चाहिए जब तक कि वह पूरी तरह गायब न हो जाए। वहाँ कुछ भी असामान्य नहीं होना चाहिए। वह अपने गृहनगर में कई दिनों तक उस पर नजर रखे हुए था और वहाँ किसी भी गतिविधि का कोई संकेत नहीं था। अन्यथा वह उसे रखने के लिए आवासीय परिसर में मंगवाने की हिम्मत कभी नहीं करता। आखिरकार अगर कुछ भी गलत हुआ तो इस कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों का अंत निश्चित था। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी, रोहित ने मन ही मन विचार किया। उस घोस्ट चाइल्ड की प्रतिक्रिया अजीब है। मैंने उसे अंदर के भूत पर हमला करने के लिए कहा था लेकिन वह टस से मज नहीं हुआ, कविता ने चलते हुए कहा। उसकी आवाज़ साफ और सुरीली थी जिसमें कोई खौफनाक एहसास नहीं था लेकिन एक अनिर्वचनीय शून्यता का भाव जरूर था। रोहित ने कहा, इस मामले में केवल दो ही संभावनाएं हो सकती हैं। एक तो ये कि वह घोस्ट चाइल्ड नियंत्रण से बाहर हो चुका है। असंभव, मैंने अभी उसे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था और उसने मेरी बात मानी। कविता ने उस पर एक नज़र डाली। इस छोटे से जीव पर तुरंत शक करना बंद करो कि समस्या इसी में है। निश्चित रूप से तुम्हारे ताबूत में ही कोई खराबी है। तुम सचमुच अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हो, किसी भी समस्या के लिए हमेशा इसी पर दोष मरने को तैयार रहते हो। रोहित एक पल के लिए रुक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कविता उस घोस्ट चाइल्ड को लेकर इतनी सुरक्षात्मक होगी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह घोस्ट चाइल्ड उसी के माध्यम से अस्तित्व में आया था और उसके प्रति उसके मन में भावनाएं जाग उठी थीं? तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ताबूत के अंदर जो कुछ भी है वह उस स्थिति को पूरा नहीं करता जिस पर घोस्ट चाइल्ड हमला कर सके। रोहित ने बात जारी रखी। तुमने उसे ताबूत के अंदर के भूत पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन अगर वहां कोई भूत है ही नहीं तो वह घोस्ट चाइल्ड कोई हरकत नहीं करेगा। ऐसा ही होना चाहिए, कविता ने सिर हिलाकर सहमति दी। रोहित के दिमाग में अचानक एक और संभावना कौन थी? वैसे एक तीसरी संभावना भी है। शायद उस ताबूत के अंदर जो चीज़ है वह कोई भूत है ही नहीं।